सबसे पहला सवाल है आपके लिए, क्या है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग मैंने कल बताया था, ठीक है, विस्तार से बताया था कि इसमें कुछ दिक्कत नहीं था, ठीक है, फिर भी मैं एक लाइन में बता बता के निकलता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? हमारे जो अपना एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसमें जब ग्रीन गैसेज बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो उसके कारण हमारे अर्थ का सरफेस क्या होता है, हर अर्थ के सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन गैसेज होते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है? हेलो, आप बोल रहे हैं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। हाँ, आ रहा है मेरा आवाज सभी को? हाँ, तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ ना। पहला सवाल था ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अभी दूसरा, पहला सवाल मैंने बता दिया क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अरे यार, पेज भी भाग जाता है फट से। हाँ, देखिए दूसरा सवाल क्या है आपका? हाँ 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 हाँ, दूसरा सवाल है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? तो मैंने बताया था कि हमारे यहाँ ना क्या होता है, कभी कभी अचानक से मौसम में बदलाव आ जाता है, ठीक है। कभी बारिश हो रहा है तो कंटिन्यूअस बारिश ही होने लगता है। अगर धूप आता है तो कंटिन्यूअसली धूप ही आने लगता है। तो आपको पता होगा कि कहीं कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं कहीं इतना पानी भर जाता है कि पूरा जल जमाव हो जाता है, बराबर। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि पूरा ड्रॉट आ गया, सुखाड़ आ गया, ठीक है, उधर बारिश ही नहीं हुआ। तो ये क्या है? ये है क्लाइमेट चेंज। अचानक से गर्मी बढ़ने लगता है, अचानक से बारिश हो जाता है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज का जो है एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज इको मार्क। इको मार्क क्या है? तो इको मार्क का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है, कोई भी बंदा जब इन्वायरमेंट फ्रेंडली कोई प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, तो उसको इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट उसको एक इको मार्क देता है, ठीक है। जिससे जो उपभोक्ता होता है उनको भी पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ इससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो इसीलिए उसको जो है दिया जाता है इको मार्क, ठीक है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट को दिए जाने वाले मार्क को इको मार्क कहा जाता है, ठीक है। अभी कौन जाए बीच बीच में यार, एक साथ ज्वाइन कर लेंगे ना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आज हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो हमें उस हिसाब से खर्च करना चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाले जनरेशन को भी वो चीजें मिले, क्योंकि जरूरत उनको भी रहेंगी। मान के चले आज हम फल फ्रूट खा रहे हैं और आज ही हम हर पेड़ को काट काट के मॉल बना दे, पेड़ बचेगा ही नहीं। हमारे आने वाली पीढ़ी को एप्पल मिलेगा क्या? अमरूद मिलेगा क्या? मिलेगा ही नहीं। जबकि खाने का इच्छा तो उनको भी होगा। तो ऐसी चीजें जो फ्यूचर जनरेशन को भी नीड में आने वाले, उनकी भी जरूरतें होंगी उस चीज की। तो ऐसी चीजों को हमारी क्या ड्यूटी है कि उसको कम मतलब लिमिटेड दायरे में रह के उसका खर्च करें, ठीक है, ताकि आने वाले पीढ़ी को भी वो चीजें मिले। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये लिमिटेड सोर्सेज हैं। अगर हम इसका आज ही खत्म कर दें तो हमारे आने वाले पीढ़ी को सिर्फ नाम पता चलेगा कि पेट्रोल नाम का भी कुछ चीज होता था। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद है अगला, व्हाट इज हजार्डस सब्सटेंस। हजार्डस सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? हजार्डस सब्सटेंस का मतलब होता है कोई भी हानिकारक अपशिष्ट, ठीक है। जो जैसे मान के चलिए कोई फैक्ट्री है, ठीक है, और उसके यहाँ कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिससे केमिकल बाहर आता है, ठीक है, ये क्या है? हजार्डस सब्सटेंस है। कोई ऐसा सब्सटेंस जो हजार्डस हो, जिससे इंसान के जीवन पर जो है दुष्प्रभाव पड़े, ठीक है, तो वो होता है हजार्डस सब्सटेंस। नेक्स्ट है आपका डिफाइन साइलेंस जोन। किधर गया यार, एक सेकंड। हाँ, ये हजार्डस सब्सटेंस हो गया। साइलेंस जोन। साइलेंस जोन का मतलब क्या होता है? साइलेंस जोन का मतलब है ये नॉइज पोल्यूशन रूल में बताया गया है। साइलेंस जोन का मतलब 100 मीटर के दायरे में हॉस्पिटल, ठीक है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 100 मीटर के अंदर, कोर्ट के 100 मीटर के अंदर, या रिलीजियस प्लेसेस है कहीं तो उसके 100 मीटर के भीतर आप कोई भी किसी भी तरीके का जो है नॉइज पोल्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो तीन चार चीजें हैं उसको साइलेंस जोन कहा जाता है, ठीक है। 100 मीटर किसी हॉस्पिटल के 100 मीटर के भीतर
साइलेंस जोन होता है। किसी स्कूल के भीतर आप देखे होंगे कि 100 मीटर के दायरे में कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं दिखता जिससे नॉइज पोल्यूशन हो, ठीक है। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोर्ट, कोर्ट जो भी जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट, ऐसा वाला, फूड कोर्ट नहीं, खाने पीने वाला कोर्ट नहीं, ठीक है, जहाँ पे न्याय मिलता है वो वाला कोर्ट। अगर उसके 100 मीटर के भीतर भी जो है अगर आप नॉइज पोल्यूशन करते हो तो आप उसको जो है रूल को ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि वो साइलेंस जोन होता है। तो हमेशा याद रखना 100 मीटर के अंदर, चाहे वो हॉस्पिटल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, कोर्ट हो या रिलीजियस प्लेस हो, उसको क्या बोला जाता है? साइलेंस जोन। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। मैंने बोला था इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? एक टूल है, ठीक है, एक जो है मैकेनिज्म है जिससे हम क्या देखते हैं कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ठीक है, या कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो उससे मतलब कोई इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो जो ये इन्वायरमेंट असेसमेंट अथॉरिटी है वो उसका स्क्रूटिनी करेगा और उसको जो है अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है। तो ये जो आपका मैकेनिज्म है वो इस बारे में बात करता है। इसका कहना है कि आप डेवलपमेंट करिए, कंस्ट्रक्शन करिए, ठीक है, प्रोजेक्ट लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका इम्पैक्ट समाज पे, सोसाइटी पे, इन्वायरमेंट पे कितना पड़ता है आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए 2020 में नोटिफिकेशन आया था, अगर मैंने आप लोगों को बताया हो तो, ठीक है, जिसमें बताया गया मोदी गवर्नमेंट ने कुछ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको जो है स्क्रूटिनी से बाहर कर दिया कि भाई अब आप हर डेवलपमेंट को स्क्रूटिनी करोगे तो फिर हर डेवलपमेंट से थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होता है, तो फिर डेवलपमेंट होगा ही नहीं। तो कुछ को एग्जम्प्ट कर दिया गया था, ठीक है, जिसको B2 में रखा गया है। क्या था? डिफेंस प्रोजेक्ट, इसके बाद एनी काइंड ऑफ रोड और हाईवे प्रोजेक्ट, चार धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और टोल प्लाजा कंस्ट्रक्शन। इस सब को जो है IA के अंदर से हटा दिया गया, ठीक है। अब इसका स्क्रूटिनी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइंड ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर का मतलब मैंने बताया था, कोई फैक्ट्री है या प्रीमाइसेज है, उसके वो जिसके कंट्रोल में है उसको ऑक्यूपायर कहा जाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मालिक को हम ऑक्यूपायर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन जो है इसका ये मानना है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो किसी अमीर आदमी के हाथ से नहीं बेचा जा सकता, ठीक है, या उस पर किसी एक आदमी का जो है कंट्रोल नहीं होगा। ये जो डॉक्ट्रिन है ये बोलता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसका जो केयर टेकर होगा, जो ट्रस्ट होगा, वो कौन होगा? गवर्नमेंट होगा। और गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगा कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको प्रोटेक्ट करें और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें। जिसको भी यूज करना है आप इक्वली करो। अगर कोई अभी जुहू बीच है, अक्सा बीच है, तो वहां पे कोई बोल सकता है क्या कि गरीब आदमी नहीं जा सकता? सब समंदर का मजा लेते हैं। धर्म नहीं देखा जाता, जाति नहीं देखी जाती, पैसा नहीं देखा जाता। कहीं झरना है तो वहां पे सब नहाते हैं। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर सबका अधिकार होता है, ठीक है, और उसका जो केयर टेकर होता है वो गवर्नमेंट होता है। यही है आपका पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट फॉर इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। क्या है 4 इफेक्ट नॉइज पोल्यूशन का? तो नॉइज पोल्यूशन का 4 इफेक्ट है। पहले तो आप बहरा हो सकते हो, हियरिंग लॉस। दूसरा है इंक्रीज्ड स्ट्रेस एंड इरिटेबिलिटी, ठीक है, इरिटेट होते हैं ना लोग, डीजे ज्यादा जोर से बजता है तो स्ट्रेस आ जाता है उसमें। इसके बाद है आपका डिस्ट्रप्शन ऑफ स्लीप पैटर्न। आपका जो नींद लेने का जो पैटर्न है उसमें भी डिस्ट्रप्शन आता है, ठीक है। और इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन, बातचीत करने में जो है उससे प्रॉब्लम होता है। तो ये हो गया आपका स्टेट फॉर इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका डिफाइन रिजर्व फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब है, रिजर्व फॉरेस्ट इज अ फॉरेस्ट एरिया under the direct control of government, offering the highest level protection and restricting most human activity, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी को वहां पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, गवर्नमेंट जो है उसको हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन देता है उसको, ठीक है। ये हो गया आपका रिजर्व। इसके बाद है विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट इज डेजिग्नेटेड एरिया विद इन अ रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, वेयर द गवर्नमेंट में असाइन राइट ऑफ यूज टू विलेज कम्युनिटी, allowing for sustainable resources management by the local people।
विलेज फॉरेस्ट का मतलब है कि वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही वो डिसाइड किया जाता है, लेकिन वहां पे विलेजर को जो है ना परमिशन दिया जाता है कि आप अपने जानवर को ग्रेज करा सकते हो, ठीक है। अगर आप टिम्बर वगैरह लाते हो, लकड़ी देखते हो ना गांव घर में लकड़ी चुन के लाते हैं खाना बनाने के लिए, तो ये सारी परमिशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। विलेज कम्युनिटी जो भी करना चाहे उसमें कर सकते हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, कोई भी काम अगर आप करते हो तो उसमें आप प्रिवेंटिव स्टेप लो, ठीक है, जिससे जो भी पोटेंशियल हार्म होने वाला है वो जो है कम हो सके, ठीक है। मैं मान के चलिए मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि वहां पे बहुत जहरीला धुआं निकल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक मास्क ले लूंगा और वो पहन के फिर पार करूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरे नाक में द्वारा जो अंदर जो है वो विषैला धुआं नहीं जाएगा, तो मैं बीमार नहीं होऊंगा। अगर मैं ऐसे ही जाता हूँ, धुआं जाएगा नाक में, मैं बीमार हो जाऊंगा, तो 5 रुपए के मास्क के बदले मेरा 500 रुपए का डॉक्टर का खर्चा जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला जाता है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो यही है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, कि अगर आपको पता है कि ऐसा कुछ हो, ऐसा आप जो एक्ट कर रहे हो इससे नुकसान होने वाला पहुंचेगा, तो आप पहले से उसका प्रिकॉशन लो ना, तो नहीं होगा वो, ठीक है। बाद में हाथ उठाने से क्या मतलब है, ऐसा। तो ये है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। इसके बाद अगला है, व्हाट इज पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपने पोल्यूशन फैलाया है तो आप ही से उस पोल्यूशन को दूर करने के लिए जो है खर्चा लिया जाएगा। एग्जाम्पल फॉर, मैं कहीं जा रहा था और मैंने वहां पे कहीं पे पूरा वो क्या बोलते हैं कचरा फैला दिया, ठीक है। अब वहां पे उस कचरे का जिम्मेदार मैं हूँ, ठीक है। तो अगर उसको कचरे को उठाने में, डब्बा में रखने में, उसको फिर कूड़ेदान में डालने में जो खर्चा आएगा मैं आपसे लूंगा, ठीक है। तो ये है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। अगर आपने पोल्यूशन फैलाया है तो पैसा भी आपको भरना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन ट्रॉफी। ट्रॉफी का मतलब मैंने बता दिया था, ठीक है, कि किसी भी वाइल्ड एनिमल के पूरे बॉडी या उसके बॉडी के कुछ पार्ट, ठीक है, जिसको हम संरक्षित करके रखते हैं, चाहे आर्टिफिशियली चाहे नेचुरली, ठीक है, तो उसको बोला जाता है ट्रॉफी। जैसे आपने देखा होगा चीता का जो वो खाल होता है, स्किन, उसको लोग राजा महाराजा घर में लगाते थे मस्त। हाथी का जो दांत होता है उसको लगाया जाता था, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं आपके ट्रॉफी, ठीक है। इसके बाद अगला है डिफाइंड एनिमल आर्टिकल। एनिमल आर्टिकल का मतलब क्या है, जानवर का कोई भी बॉडी पार्ट, ठीक है, जिससे आपने कोई सामान, कोई आर्टिकल बनाया हो, जैसे लेदर का पर्स, ठीक है, हाथी का भी ये हाथी के दांत का भी कुछ बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है, ठीक है। इसके बाद कोई जानवर का जो है सिंग है तो उससे भी बनता है, जानवर के हड्डी को काट करके कंघी बनता है। तो जो भी एनिमल के बॉडी से प्रोडक्ट बनता है, आर्टिकल बनता है, उसको एनिमल आर्टिकल बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद है डिफाइन एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारे वातावरण में, हवा में, ठीक है, आपने देखा होगा छोटे छोटे कण होते हैं बारीकी से, ठीक है, उसको बोला जाता है पोल्यूटेंट। अपशिष्ट टाइप का होता है, बहुत बारीकी होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे नाक में आ गया, बीमार हो जाएंगे। तो वो जो एयर पोल्यूटेंट होता है उसी के कारण एयर पोल्यूशन होता है। पोल्यूटेंट क्या होता है, वो बारीक बारीक होता है पूरा, और हमारे जो वातावरण है उसको पूरा जो है गंदा कर देता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है एयर पोल्यूटेंट। वो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस हर फॉर्म में हो सकता है। उसका कोई ये, जैसे मान के चलिए कोई नाली है, ठीक है, उसमें पानी था और बहुत जमाने से पानी कीचड़ सब था, वो पूरा सड़ चुका है, ठीक है। अब उसमें से कुछ तो निकलेगा गंध, बराबर, तो गंध जाएगा कहाँ पे, हवा में, हवा से पूरा एयर पोल्यूशन होगा, तो वो जो गंध निकलेगा ना उसको एयर पोल्यूटेंट बोलेंगे। उसी के कारण हमारा पूरा एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इन केस ऑफ इन्वायरमेंट एक्सीडेंट। ये भी मैंने कल बताया था, क्या होता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बोलता है कि अगर तुम्हारे किसी भी एक्ट से, भले वो एक्ट तुम्हारा गलत नहीं है, ठीक है, या तुमसे नेग्लिजेंटली हुआ, ठीक है, या तुमने कुछ नहीं किया तो भी किसी को नुकसान हुआ, तो तुमको वो नुकसान भरपाई करना पड़ेगा,
ठीक है, ये होता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। आपका नेग्लिजेंस हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले का नुकसान हुआ है तो आपको कंपनसेशन देना होगा। ये है आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जो कि ओलियम गैस लीक केस से सुप्रीम कोर्ट ने लाया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन का मतलब क्या होता है? परमिशन ग्रांटेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी फॉर हैंडलिंग बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, जैसे कोई बंदा है, मतलब मान के चलिए मैं कचरे वाला हूँ, ठीक है, कूड़ा उठाता हूँ, तो मुझे बीएमसी ने अलाउ किया कि आप जो है हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं और वहां से जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, सिरिंज होगा, ठीक है, या हैंड ग्लव्स होगा, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल से जो भी सर्जिकल आइटम निकलता है ना, जिसको हम आम कचरे में नहीं डाल सकते, सिरिंज हो गया, ठीक है, या आपका ये बोल लो क्या बोलते हैं, उनके जो ग्लव्स होते हैं ऑपरेशन के बाद जो निकलता है, ठीक है, जो भी ऐसा कुछ मटेरियल निकलता है उसको बोला जाता है बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, हाँ तो यार, हाँ, तो ये ऑथराइजेशन आपका बायोमेडिकल वेस्ट रूल से पूछ रहा है, तो ये बोल रहा है कि जिसको भी, ठीक है, इस एक्ट के तहत अथॉरिटी मिलता है कि आप जो भी कलेक्शन करोगे या जो ट्रांसपोर्टेशन अगर डिस्पोजल करना है उस बायोमेडिकल वेस्ट को, तो उसको ऑथोराइजेशन बोला जाता है। ठीक है, हर इंसान वो कर सकता, तो उसको अथॉरिटी दिया जाता है इस एक्ट के अंदर, तभी वो जो है हॉस्पिटल से वो सारे वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करते हैं, अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो वो करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ठीक है, फिर उसको जो है ट्रीटमेंट करते हैं, जो मतलब होता है ना उसका, फिर से अगर यू रिसाइकल हो सकता है तो रिसाइकल करो, नहीं तो डिस्पोज कर दो, तो उसका अथॉरिटी दिया जाता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है अथॉरिटी अथॉरी ऑथोराइजेशन, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट डज आर्टिकल 51 ए जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है आर्टिकल 51? तो आर्टिकल 51 ए जी में क्या बोला है कि भाई आपका जो है भारत के नागरिक, हर नागरिक का ये ड्यूटी रहेगा कि वो पर्यावरण को बचाए। ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए उनके उनको जो है ड्यूटी दी गई है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, लेक्स हो, आपका ये वाइल्ड लाइफ हो, इस सब का प्रोटेक्ट करने का ड्यूटी कहाँ दिया गया है आपको? सिटीजन के लिए आर्टिकल 51 ए जी में। ठीक है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पूरा प्रावधान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन्वायरमेंट होता है। तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट का मतलब जो हमारे चारों तरफ है, ठीक है, लिविंग क्रिएचर है, पेड़ हैं, पौधे हैं, ठीक है, तरह तरह के गैसेज हैं, पहाड़ है, पत्थर है, ये सब इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपका, इधर का सवाल भी भूल जाता है मेरा, एक सेकंड, हाँ एक्सक्यूज मी, हाँ आ गया। इसके बाद अगला सवाल है आपका कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेज। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेज का मतलब क्या होता है कि देखिए ये जो एक्ट है आपका कहाँ से पूछ रहा है? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेज पूछ रहा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से। तो ये जो होता है आपका, क्या बोलते हैं यार इसको, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेज, ये जो है कोर्ट लेता है। ठीक है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेज का मतलब क्या होता है? किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेना। ठीक है, अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोई अपराध हुआ तो उसका संज्ञान कौन लेगा? उसका संज्ञान कोर्ट लेता है। कोर्ट कैसे लेगा? तो आर्टिकल 19 में बताया गया है इसी एक्ट में कि कोई भी ऑफेंस का, ठीक है, सूचना अगर केंद्र सरकार या उनके अधिकृत कोई भी अधिकारी कोर्ट के पास रखता है तो कोर्ट उस केस का जो है कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, दूसरी बात कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कंप्लेन करना है, किसी व्यक्ति को, जैसे कोई किसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया, ठीक है, उसको पकड़ लिया गया, या किसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया था वो अभी भाग के चल रहा है, तो उसको उसका भी ऑफेंस का तो कॉग्निजेंस लेगा ना कोर्ट। लेकिन कब लेगा? तो वो उस व्यक्ति को 2 महीना पहले नोटिस देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को या उनके अथॉरिटी को। ठीक है, इसके बाद जो है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है कंप्लेन के साथ। ठीक है, तो ये कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेज कोर्ट लेता है। ठीक है, कोर्ट कब लेता है? जब कोई भी अधिकारी कोर्ट को जो है अप्रोच करता है कंप्लेन के साथ, तब संज्ञान ले सकता है ऑफेंस का। ठीक है, और या कोई व्यक्ति 2 महीना पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके अधिकारी को नोटिस दे सकता है, उसके बाद अगर कोई काम नहीं होता तो वो सीधा कंप्लेन फाइल कर सकता है कोर्ट में। ठीक है, तो कोर्ट फिर उसका जो है कॉग्निजेंस लेगा।
तो ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए जो है कोर्ट कब कब ये पावर में आता है, तो या तो अधिकारी दे कंप्लेन खुद से किसी ऑफेंस का, तब कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, ठीक है। और या जो व्यक्ति है वो खुद से 2 महीना पहले गवर्नमेंट को नोटिस दे और उसके बाद वो कोर्ट में ऑफेंस का जो है कॉग्निजेंस लेने के लिए कंप्लेन डाले। तो ये होता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। इसके बाद है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, तो मैंने बताया था कोई ऐसा एरिया, ठीक है, जहाँ पे को ये क्या बोलते हैं इसको, स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इस लैंड का, ठीक है, और गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे जीव रहते हैं जिसको कंजर्व करना, जिसको प्रिजर्व करना जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कोर्ट उसको ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको प्रोटेक्टेड एरिया जो है घोषित कर देगा, ठीक है। उतर गया आपका अगला सवाल। तो ये हो गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसके बाद अगला है नेम द काइंड्स 4 काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट। 4 टाइप के फॉरेस्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। 4 टाइप का कौन कौन सा है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दूसरा कौन सा था रिजर्व फॉरेस्ट, तीसरा कौन सा था आपका विलेज फॉरेस्ट, ठीक है, और चौथा है आपका प्राइवेट फॉरेस्ट, ठीक है। ये 4 टाइप के फॉरेस्ट के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल, ये हो गया। इसके बाद है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। कौन से डे को बोला जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, बोलिए। करेक्ट, 5 जून को। उसके पीछे का रीजन क्या है अगर पूछा जाएगा वाई, तो क्या, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ। और करेक्ट, उसका पर्पज था अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम क्यों मनाते हैं, ताकि हम अवेयरनेस फैला सके कि भाई इसी दिन हमारा जो है इन्वायरमेंट डे, ये अपना स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, और हमें ये याद रखना है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो हम हर बार ये याद करने के लिए कि इन्वायरमेंट हमारी ड्यूटी है कि उसको प्रोटेक्ट करें, इसीलिए हम 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज पर द नॉइज पोल्यूशन रूल, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन कौन सा होगा, तो मैंने अभी बताया था ना साइलेंस जोन के बारे में, तो उसमें बताया था मैंने आपको कि कोर्ट के 100 मीटर के दायरे में साइलेंस जोन होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 100 मीटर में साइलेंस जोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन सा आएगा, तो उसमें आएगा आपका स्कूल आएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कोई कॉलेज आ सकता है, यूनिवर्सिटी आ सकती है, ठीक है, प्रोफेशनल अकेडमी आ सकता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आ सकता है, ठीक है, और एनी अदर एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। तो ये सारा किसके अंडर कवर होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर कवर होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टार मार्क सारा कवर यहाँ पर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 6 मार्क्स वाले में। अभी हम फटाफट करते जाएंगे, जो स्टार मार्क है कम से कम वो तो कर लें। एक सेकंड, कोई ज्वाइन करने के लिए वो आए हैं, एक सेकंड, चलिए ठीक है। हाँ हाँ, देखिए इसमें है सबसे पहला इको मार्क। इको मार्क तो मैंने बता दिया था। इको मार्क क्या है, एक सर्टिफिकेशन मार्क है, ठीक है। ये जो है किसी भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट के बनाने वाले बंदे को मिलता है, ठीक है। और ये एक वॉलेंटरीली इनिशिएटिव है, ठीक है। क्यों दिया जाता है, ताकि वो इनकरेज करे उस बंदे को या उस उत्पादक को या उस उपभोक्ता को, ठीक है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट खरीदने में रुचि रखता है, ठीक है, और लोगों को अवेयरनेस हो कि भाई हमें इन्वायरमेंट को भी बचाना है, तो हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली सामान ही खरीदना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम वो दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका सवाल, वाटर, सॉरी यार किधर गया, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ठीक है। तो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अगर आपने पोल्यूशन किया है तो आप ही को उसका भरपाई करना पड़ेगा, ठीक है। पोल्यूटर
page principle mandate the polluter pays for the prevention, control and remediation of environment damage caused by their activities। ठीक है, मैंने अगर कोई भी नुकसान पहुंचाया है इन्वायरमेंट को या मेरे किसी काम से, ठीक है, तो इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ है, तो उस इन्वायरमेंट के नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार भी मैं ही रहूंगा। उसको जो है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, रेमेडी देने के लिए भी मैं जिम्मेदार रहूंगा। ठीक है, इसका एक लैंडमार्क केस था वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल एज एन एसेंशियल टूल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इस केस में कहा गया था कि पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल जो है ना, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी टूल है। ठीक है, तो जब तक हम जो भी पोल्यूशन फैलाएगा उसके ऊपर हम कॉम्पनसेशन नहीं लगाएंगे, पेनल्टी नहीं लगाएंगे, तब तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही होता है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। एक एग्जांपल दे देना, ए ने रोड पे कचरा फैला दिया, ठीक है, अब वहां पे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है और इन्वायरमेंट भी उससे नुकसान हो रहा है, तो जितना नुकसान हुआ या जितने लोग बीमार हुए उसका तो अलग, बाकी उस कचरे को पूरा इकट्ठा करने में जितना खर्चा लगेगा सारा का सारा पे करना पड़ेगा किसको, जिसने पोल्यूशन करा था। ठीक है, तो ये होता है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। नेक्स्ट है आपका ओलियम गैस लीक केस। ठीक है, तो ये मैंने ग्रुप में भी भेजा था। क्या था, एक सेकेंड, मैंने ग्रुप में बहुत शॉर्ट में भेजा है, बहुत मस्त है, एक बार आप लोग जरूर पढ़ लेना ग्रुप वाला। 22 सवाल, बहुत जरूरी है वो सवाल। देखिए क्या था आपका ओलियम गैस लीक, बहुत शॉर्ट में जानने के लिए। इधर है ओलियम गैस लीक, देखिए मैंने मार्क कर दिया, पिन कर दिया, पिन। देखिए ओलियम गैस लीक केस ऑल्सो नोन एज MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, ए गैस लीक इंसिडेंट ऑकर्ड एट द श्रीराम फूड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री प्लांट सिचुएटेड इन कीर्तिनगर, दिल्ली। In December 1985, there was an escape of oleum gas from one of the unit in factory, which resulted in severe harm to the people। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक गैस लीक इंसिडेंट हुआ था, कहाँ पर हुआ था, श्री राम फूड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। ठीक है, उसका एक प्लांट में जहां जो कीर्ति नगर दिल्ली में स्थित था। ठीक है, अब यहाँ पे जो वो ओलियम गैस लीक हुआ उसके कारण बहुत सारे लोग बीमार हो गए। ठीक है, हार्म हो गया सभी को। द इंसिडेंट रेज कंसर्न अबाउट सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड ऑफ ए फैक्ट्री एंड इट्स पोटेंशियल हार्म ऑन द सराउंडिंग कम्युनिटी। ठीक है, इससे जो है ना, एक इस इंसिडेंट से ये अलार्म जगा, मतलब लोगों को ये लगा, ठीक है, कि भाई ऐसे में तो बहुत सारे लोग बीमार हो जाएंगे, ये ऐसा बीच में लगाया गया है फैक्ट्री और चारों ओर से लोग रह रहे हैं, तो ये तो दिक्कत है ना, बाद में ये कितना नुकसान पहुंचाएगा, मतलब किसको पता। ठीक है, अभी थोड़ा सा गैस लीक हुआ था, क्या पता बहुत ज्यादा लीक हो तो ये सारे कंसर्न जो है वो रेज हो गए। MC मेहता ने एक रिट पिटीशन फाइल किया अंडर आर्टिकल 21 एंड 32 इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फॉर क्लोजर एंड रीलोकेशन ऑफ द हजार्डस प्लांट। ठीक है, ये MC मेहता जो है वो एक सोशल एक्टिविस्ट था। ठीक है, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, वो था, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया कि सर ऐसा ऐसा है, बहुत डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया है और यहाँ पे अगर ऐसा हजार्डस प्लांट लगा हुआ है तो उससे लोगों को नुकसान होगा, तो इसको या तो बंद किया जाए या इसको रिलोकेट किया जाए। ऐसा उसने एक सुप्रीम कोर्ट में रिट डाला। ठीक है, जब इनका रिट डाला गया था तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तुरंत कोई मामला नहीं देती, टाइम देता है, जैसे अभी वक्त का 20 तारीख को दिया है, तो ऐसे ही इसको एक टाइम दिया गया कि इस तारीख को सुनेंगे। तो उस तारीख को सुनने से पहले एक बार और लीक हो गया गैस। ठीक है, उसके उसी प्लांट में, और इस बार जो है बहुत सारे लोग बीमार हो गए, 300-400 लोग बीमार हो गए। ठीक है, उसमें यह पता चला कि एक 30,000 कोर्ट का जो एडवोकेट था, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, वो भी मारा गया उसी गैस की वजह से। ठीक है, जब ये इंसिडेंट होता है तो तुरंत दिल्ली का जो मजिस्ट्रेट है वो एक्शन में आ जाता है। ठीक है, और वो बोलता है कि तुरंत उस फैक्ट्री को बंद किया जाए। आपको पता होगा मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है ना यार, इसमें अंडर सेक्शन 133 ऑफ CRPC में। ठीक है, तो उनको पावर था, उन्होंने तुरंत बंद करवा दिया। इसके बाद जजमेंट क्या आया देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी
फॉर इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन हजार्डस एक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो फूड फर्टिलाइजर वाला था उसका हजार्डस एक्टिविटी था। ठीक है, दिस मीन्स दैट such industry are fully liable for any damage caused regardless of negligence or precaution। ठीक है, कोई भी अगर कोई भी फैक्ट्री है जो हजार्डस एक्टिविटी करता है, ठीक है, अगर उसके कारण किसी को नुकसान पहुंचता है, भले उसकी गलती ना हो, भले उसने प्रिकॉशन लिए थे, फिर भी वही लाइबल होगा। तो इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल। द कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट द राइट टू अ हेल्थी एनवायरनमेंट इज अ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी कोर्ट में, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर हेल्ड किया कि भाई आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ है उसी के अंदर ये भी आता है हेल्दी इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये भी इनडायरेक्टली क्या हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया। द कोर्ट डायरेक्ट श्रीराम इंडस्ट्री टू पे कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम ऑफ द गैस लीक। गैस लीक से जितने भी लोग प्रभावित हुए थे सभी को कॉम्पनसेशन देने के लिए ऑर्डर दिया गया। गॉट इट? क्लियर है यहां तक? ओके, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। किधर गया था हमारा मामला, एक सेकंड, पेज ही भाग जाता है। एक्सक्यूज मी, 6 मार्क्स। ठीक है, तो ये हमने बता दिया आपको ओलियम गैस लीकेज। अभी नेक्स्ट है नॉइज पोल्यूशन रूल क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको जो कोई भी रूल पूछा जाएगा ना तो मोर और लेस आपको उस एक्ट के बारे में आपको बताना है। ठीक है, कि वो एक्ट किसके बारे में बात करता है। तो आपका अभी क्या पूछा है, नॉइज पोल्यूशन रूल के बारे में। तो नॉइज पोल्यूशन रूल किसके बारे में बात कर रहा होगा, नॉइज पोल्यूशन के कंट्रोल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नॉइज पोल्यूशन का ये डिफाइन करना है क्योंकि उसका डेफिनेशन तो एक्ट में रहेगा ही, बराबर। इसके बाद नॉइज पोल्यूशन कितने टाइप का होता है, उससे इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, बराबर, और उसके कॉजेस क्या क्या होते हैं। नॉइज पोल्यूशन के कॉजेस बता दो, नॉइज पोल्यूशन के इफेक्ट बता दो, नॉइज पोल्यूशन के टाइप्स बता दो, नॉइज पोल्यूशन के जो है अंदर जो डेफिनेशन बताया गया है नॉइज पोल्यूशन का वो बता दो। ये हो गया, समझ गए। तो नॉइज पोल्यूशन पूछे या बायोमेट्रिकल रूल्स पूछे, तो बायोमेट्रिकल रूल्स क्या है, तो बायोमेट्रिकल का मतलब बताना पड़ेगा। फिर आपको बताना पड़ेगा जितने भी सर्जिकल आइटम होते हैं, हॉस्पिटल के मटेरियल होते हैं, सिरिंज होते हैं, हैंड ग्लव्स होते हैं, ठीक है, उसको एक व्यवस्थित तरीके से डिस्पोज किया जाना चाहिए। यही बात करता है कौन, बायोमेडिकल रूल। ठीक है, ये तो ऐसे आपको किसी ने मुझे भेजा था कि ये भी बता देना 4-5 दिन पहले, तो यही सवाल है वो। ठीक है, देखिए तो नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, द वर्ड नॉइज इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड नॉजिया। ठीक है, विच मीन्स सिकनेस इन विच वन फील्स द नीड टू वॉमिट। ठीक है, नॉइज इज द अनप्लीजेंट एंड अनडिजायरेबल साउंड। ठीक है, ये इजी है। नॉइज का मतलब क्या होता है, तो नॉइज का मतलब होता है अनप्लीजेंट एंड अनडिजायरेबल साउंड विच लीड्स टू डिस्कम्फर्ट इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जब यही लार्ज नंबर पे हो जाएगा ये नॉइज तो इसको क्या बोलेंगे, नॉइज पोल्यूशन। सिंपल। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। ठीक है, साउंड को मापने के लिए नॉइज पोल्यूशन रूल में क्या बताया गया है कि डीबी से आप नापेंगे, किससे, डेसिबल से। द फेयरनेस, द फेंटेस्ट साउंड दैट द ह्यूमन ईयर कैन हर्ड इज 1 डेसिबल। ओके, फाइनेस्ट गलत लिख दिया है, मतलब इंसान को सुनने के लिए जो डेसिबल होना चाहिए ना वो मतलब नॉर्मली 1 डेसिबल होता है। ड्यू टू इंक्रीजिंग नॉइज अराउंड दी सिविलाइजेशन नॉइज पोल्यूशन हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, इतना सिविलाइजेशन बढ़ रहा है, चारों तरफ से देख रहे हो इंडस्ट्री बन रहा है, इधर शोर शराबा, उधर गाड़ी का हॉर्न, इधर ये उधर वो, बराबर। तो नॉइज पोल्यूशन जो है बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है। सम ऑफ इट्स मेजर कॉजेस आर, देखिए अब यहाँ पे कॉज बता रहा है कि क्यों होता है नॉइज पोल्यूशन। तो व्हीकल के कारण होता है, इंडस्ट्रियल मशीन्स के कारण होता है, लाउड स्पीकर के कारण भी होता है और क्रैकर्स के कारण भी होता है। तो ये 3-4 चीजें आपको हो गई। ठीक है, when used at high volume some other appliances also contribute to noise pollution। ठीक है, अगर आप नॉइज ये वॉल्यूम हाई कर दो तो ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेज है जिसके कारण भी नॉइज पोल्यूशन होता है।
जैसे टेलीविजन हाई वॉल्यूम में कर दो नॉइज पोल्यूशन, ट्रांजिस्टर, रेडियो, ये सब क्या है, ये सब एक अप्लायंसेज है जिसका साउंड वॉल्यूम बढ़ा दोगे ना तो ये भी नॉइज पोल्यूशन का एक मेन कारण हो सकता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई नॉइज पोल्यूशन कितने टाइप का होता है, तो पहला होता है फॉलोइंग आर दी 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन 3 टाइप का होता है। कहाँ डिफाइन किया गया है, नॉइज पोल्यूशन रूल में। पहला है ट्रांसपोर्ट नॉइज, दूसरा है नेबरहुड नॉइज और तीसरा है इंडस्ट्रियल नॉइज। ठीक है, तो नाम में ही पता चल रहा है ना, ट्रांसपोर्ट नॉइज का मतलब गाड़ी व्हीकल सबका वो नॉइज, बराबर। नेबरहुड नॉइज का मतलब पड़ोसी वड़ोसी जो डीजे बजाते हैं, लाउड स्पीकर बजा देता है, बराबर, गैजेट कोई बजाता है ये। इसके बाद तीसरा क्या था, इंडस्ट्रियल नॉइज, जो फैक्ट्री से बड़े बड़े फैक्ट्री जब चलता है तो कैसे आवाज निकलता रहता है, कट 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 कट, तो इस तरीके का जो आवाज होता है वो भी नॉइज पोल्यूशन होता है। तो ये 3 टाइप का नॉइज जो होता है नॉइज पोल्यूशन रूल के अंदर डिफाइन किया गया है। अब कॉजेस क्या क्या है, तो इंडस्ट्री है उसका कॉज, व्हीकल है, ठीक है, डीजे वगैरह बजाते हैं वो है, कंस्ट्रक्शन का साइट है जहाँ पे आप देख रहे हो पत्थर गिर रहा है, बालू निकाल रहे हैं, ये तो अलग ही आवाज रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगला है आपका कि नॉइज पोल्यूशन के एग्जाम्पल्स कुछ बताइए। ठीक है, तो क्या है नॉइज पोल्यूशन का एग्जाम्पल, अननेसेसरी यूजेस ऑफ हॉर्न। आप जो है गाड़ी का सिटी हॉर्न जो है अननेसेसरी बजा रहे हो, ये क्या है, ये नॉइज पोल्यूशन का एग्जाम्पल है। यूजिंग लाउड स्पीकर आइदर फॉर रिलीजियस फंक्शन और फॉर पॉलिटिकल पर्पजेस। ठीक है, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हो, ये क्या है, नॉइज पोल्यूशन का एग्जाम्पल है। इंडस्ट्रियल नॉइज, कंस्ट्रक्शन नॉइज, ठीक है, फायर वर्क, पटाखे जलाते हैं उसका भी आवाज बहुत आता है, तो ये सब जो है नॉइज पोल्यूशन के एग्जाम्पल है। अब कॉजेस क्या क्या है, ठीक है, कॉजेस नहीं, इफेक्ट, नॉइज पोल्यूशन से क्या क्या हो सकता है। तो पहला होता है हाइपरटेंशन, इंसान के बॉडी में हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। दूसरा है हियरिंग लॉस, आपका जो आवाज सुनने का आवाज वो है कान का, वो खत्म हो जाता है, बहरा हो जाते हो आप। ठीक है, इसके बाद नींद का भी प्रॉब्लम हो जाता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। इसके बाद है आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हाई या लो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हार्ट अटैक वगैरह वगैरह सब इसके अंदर होता है इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद आप अगर और बढ़ा के लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ नॉइज पोल्यूशन, तो अगर आपको देखो बहुत अच्छा है यार, मस्त अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले इसने क्या किया है, पहले इसने बताया है कि नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, डिफाइन किया है। ठीक है, आप लोग भी पहले क्या करना, डिफाइन कर देना जिस रूल से पूछा गया है। ठीक है, दूसरा उसके अंदर जो है वो टाइप कितने हैं, कितने टाइप के वो पोल्यूशन है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद था क्या, कॉजेस, वो कॉज क्या है, कारण क्या है उस चीज का। ठीक है, इसके बाद दिया है उसका इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद आपको बताना है कि भाई हम इसको रोक कैसे सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी कवर हो गई इसके अंदर। ठीक है, तो प्रिवेंट कैसे करेंगे ये हम पढ़ लेते हैं। प्रिवेंट करेंगे हम, हॉर्न जो है, हॉकिंग जो है पब्लिक प्लेस में नहीं करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, जितना जरूरत है उतना करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर कोई भी कॉमर्शियल या हॉस्पिटल या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनता है तो वहाँ पे साउंड प्रूफ लगाना चाहिए सिस्टम। ठीक है, जिससे अंदर आवाज ना आए। आप यहाँ जाओगे दिंडोसी कोर्ट तो रोड साइड में इतना हॉकिंग का आवाज आते रहता है कोर्ट में कि पूछो मत, जबकि 100 मीटर के दायरे में कुछ वो आवाज नहीं आना चाहिए। हालांकि कोर्ट जो है रोड के साइड में ही है, तो 100 मीटर का रोड ही हटा देगा क्या, ऐसा हो गया। ठीक है, ये इसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रिवेंशन के लिए है। ठीक है, समझ में आया ये नॉइज पोल्यूशन रूल, डिफाइन, टाइप्स, कॉजेस, इफेक्ट, प्रिवेंशन, बस। ठीक है, और ये हर रूल से नहीं पूछेगा, या तो आपको बायोमेडिकल पूछ देगा या तो आपको नॉइज पोल्यूशन पूछ देगा। ठीक है, हर रूल से सवाल नहीं बनता। दूसरा है बायोमेडिकल वेस्ट, तो मैंने बताया था कि पहले डिफाइन कर देना। तो देखो बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट कंप्राइजेस ह्यूमन एंड एनिमल एंटानोमिकल वेस्ट, ट्रीटमेंट एपरेटस like needles, मैंने बोला था, syringe and other material used in healthcare facility in the process of treatment।
ठीक है। तो मैंने बताया था जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ क्या वेस्ट मटेरियल निकलता है, सीरीज निकलता है, दवा का बोतल खाली होगा तो वो रहेगा, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो वो ग्लोव्स होगा, तो यही सब रहता है ना। तो ये सब बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर कवर किया जाता है, ठीक है। उसको बोला जाता है कि ये बायोमेडिकल वेस्ट है, ठीक है। इसके बाद उसको सही जगह पे ट्रीट किया जाता है। ट्रीट का मतलब उसको जो मतलब उसमें से जो सही चीजें वो निकाली जाएंगी, उसको फिर जो वेस्ट को जो है कहीं सही जगह पे ठिकाना लगाया जाएगा, तो इसको बोला जाता है ट्रीटमेंट। तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, कहाँ पे डिस्पोज करना है वो देखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है उसका किया जाना चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ पे आगे बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल क्या है, देखिए। साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट थ्रू सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट इन एन एनवायरमेंटली साउंड manner minimize the adverse impact on the health worker and environment. The quantum of waste generated in India is estimated to be 1 or 2 kg per bed per day in hospital. अरे बाप रे, ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है हमारे इंडिया में, ये माना जाता है कि 1 से 2 किलो पर बेड वो वेस्ट मटेरियल निकलता है। देख रहे हो, 85% ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इज नॉन हजार्डस, 50% इज इन्फेक्शियस हजार्डस, ठीक है। तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं उस वेस्ट मटेरियल का तो हमें पता चलता है ना कि उसमें मतलब हजार्डस सब्सटेंस कितना है, नॉन हजार्डस कितना है। तो यहाँ पे एक आंकड़ा बता रहा है कि 85% जो है हॉस्पिटल का वेस्टेज जो अभी तक का जो वो है डेटा, उसमें नॉन हजार्डस रहा है, ठीक है। और 15% जो है हजार्डस था। मिक्सिंग ऑफ हजार्डस रिजल्ट इन कंटामिनेशन एंड मेक्स द एंटायर वेस्ट हजार्डस, ठीक है। तो अगर हम जहां से कलेक्ट कर रहे हैं, किसी अनपढ़ को भेज दे कलेक्ट करने, तो वो तो हर टाइप का कचरा एक ही में डाल देगा, बराबर। तो 85% कचरे के साथ आप 15% हजार्डस कचरा डाल दोगे तो सारा मिक्स होकर हजार्डस ही हो जाएगा ना, बराबर। तो इसीलिए अथॉरिटी दिया जाता है किसको, जो उसमें महारत हासिल किया हो। इसीलिए बोला गया था कि ऑथोराइजेशन क्या होता है। तो ऑथोराइजेशन यही होता है कि बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है उसको जो है अथॉरिटी दिया जाता है कि आप कलेक्ट करो, ठीक है, फिर उसको ट्रीटमेंट करो, इसके बाद जो है उसका डिस्पोज करो। तो ये अलग बेंच है, ठीक है, जिसको सरकार ने रखा है, इसी को ऑथोराइजेशन बोला जाता है। हर आदमी बायोमेडिकल वेस्ट उठा नहीं सकता। There is necessity to segregate and treat because improper disposal increase the risk of infection. देखे, अगर हम किसी आम आदमी को बोले कि तू उठा ले वो कचरा और वो कहीं पे जाके फेंक देगा, मान के चलिए कि किसी एड्स रोगी का ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, उसके हाथ का जो उसका जो ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने ग्लव्स लगाया था, उसके ग्लव्स पे ब्लड लगा था। अब वही नॉक्सियस जो वो था वेस्ट मटेरियल किसी अनजान आदमी ने, अनपढ़ आदमी ने उठा लिया, अब वो लेके चला गया घर, उसके बच्चे उसको छू रहे हैं, देख रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या है ये, क्या होगा इससे, इन्फेक्शन इंक्रीज होगा, बीमारियां फैलेंगी। इसीलिए बायोमेडिकल वेस्ट को जो है बहुत समझदारी के साथ जो है अथॉरिटी को बोला जाता है कि आप इसको जो है उठाओ और डिस्पोज करो, ठीक है। आम आदमी को प्रोहिबिट किया गया है। इसके बाद जो है बायोमेडिकल वेस्टेज का जो है कुछ सैलिएंट फीचर्स भी है। क्या है सैलिएंट फीचर, तो इसको जो है बायोमेडिकल वेस्ट को जो है 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसके बाद बोला गया इधर फेज आउट द यूज ऑफ क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग, ग्लोव्स एंड ब्लड बैग्स विद इन 2 ईयर। ये बोलता है कि जो भी क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग होगा, ग्लोव्स होगा या ब्लड बैग होगा, विद इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर उसको जो है फेज आउट करना है। इसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लैंड फॉर सेटिंग अप कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। स्टेट गवर्नमेंट को जो है एक लैंड वो करना पड़ेगा प्रोवाइड, ठीक है, जहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट को जो है ट्रीटमेंट किया जाए, उसको डिस्पोज किया जाए, ठीक है। नो ऑक्यूपायर शैल इस्टेब्लिश एन ऑन साइट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी, ठीक है। कोई भी ऑक्यूपायर अपने जगह पे इस तरीके का जो है डिस्पोजल फैसिलिटी स्टैब्लिश नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर की गई हैं। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये मैंने बता दिया था आप लोगों को कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। कल के पीढ़ी के लिए हमें आज कुछ बचा के जाना है, तो इस तरीके से हम आज के संसाधनों का प्रयोग करें
ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी वो सारी चीजें मिले और उनके भी जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसका पर्पज क्या है? तो पर्पज ये है कि भाई बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसका सोर्स हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है, जो हमारे पास आप मतलब अनलिमिटेड नहीं है, तो उसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल जो है फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है। जो अनलिमिटेड है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो जितना खत्म करो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। लेकिन जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है, और ये जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, तो ये मैं नहीं बता रहा अभी। फिर है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, ये मैंने पहले ही बताया कि कोई भी एक्ट करते हो तो आप प्रिकॉशन पहले ले लो, बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे कुछ गलतियां हो जाए और उससे कुछ किसी को नुकसान हो, ठीक है। इसके बाद स्टार मार्क कौन सा सवाल है? ये हो गया। इसके बाद है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल क्या बोलता है? देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल एम टू प्रोवाइड इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अक्रॉस इंडिया, ठीक है। सॉलिड वेस्ट जो भी होता है उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसका एम है किसका? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल का। एम्फसाइजिंग सोर्स सेग्रीगेशन वेस्ट टू हेल्थ and the responsibility of waste generator. These rules are applicable beyond municipal areas, extending to urban agglomeration, census town, and other designated areas. They mandate that waste generators segregate waste into three streams: बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, ड्राई प्लास्टिक, पेपर, मेटल एंड डोमेस्टिक हाजार्डस वेस्ट, ये तीन तरीके से बांटा गया है, ठीक है। एडिशनली द रूल प्रोमोट द इंटीग्रेशन ऑफ वेस्ट पिकर एंड डीलर इनटू फॉर्मल सिस्टम एंड डिस्करेज लिटरिंग एंड बर्निंग ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो ये जो रूल है ये मानता है कि वेस्ट मटेरियल होता है उसको आप जो है सॉलिड वेस्ट को आप जलाइए मत, ठीक है, उसको नहीं जलाना है, उसको जो है सही तरीके से ट्रीटमेंट करके उसका जो है मैनेजमेंट करके डिस्पोज करना है, ये इस एक्ट का रूल का मकसद है। अब ये जो है आपका ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल इतना ही बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ स्टेट बोर्ड अंडर एयर एक्ट, ठीक है। स्टेट बोर्ड का क्या क्या फंक्शंस है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टेट बोर्ड का फंक्शन देखिए, सबसे पहला है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। स्टेट बोर्ड जो है प्लानिंग करेगा और उसको इम्प्लीमेंट कराएगा, कहाँ पे? अपने स्टेट में। किसके संदर्भ में? तो एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और अबेट करने के लिए वो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। दूसरा है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या? आपने प्लानिंग बना लिया, इम्प्लीमेंट करा दिया, ठीक है, अगर कहीं पे नहीं हो रहा है तो आपको एग्जीक्यूट भी कराना है, ठीक है। लोअर अथॉरिटी जो है स्टेट में उसको एडवाइस करना है कि किस तरीके से जो है आपको ये इम्प्लीमेंटेशन कराना है, ये इंश्योर करना है। तीसरा है गवर्नमेंट एडवाइस। ये जो स्टेट बोर्ड होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस भी दे सकता है कि सर इस तरीके से जो है हम अगर कोई प्लान बनाए या कोई ऐसा ऑर्डिनेंस पास करे, ठीक है, या किसी लॉ में ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन डाल दें तो हम इससे इन्वायरमेंट को रोक सकते हैं पोल्यूशन होने से। तो ये सारा एडवाइस गवर्नमेंट को स्टेट बोर्ड दे सकता है। यही बात अगर सेंट्रल बोर्ड के संदर्भ में पूछे तो सारी बात सेम ही होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लेवल पे काम करेगा? सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल लेवल पे, तो वो भी क्या करता है? प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करेगा, ठीक है, वो भी एग्जीक्यूशन करवाएगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, बराबर। वो भी जो है डेटा शेयर करेगा अपने लोकल अथॉरिटी से, फिर अपने लोकल अथॉरिटी को क्या करेगा? ट्रेन करेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएगा, ठीक है। उनका एक एक्स्ट्रा काम होता है सेंट्रल बोर्ड का कि वो जो है गाइड भी करते हैं किसको? ये स्टेट बोर्ड को। बस एक फंक्शन उनका ज्यादा है कि वो गाइड कर सकते हैं स्टेट बोर्ड को, बाकी मोर और लेस दोनों का फंक्शन सेम है। वो सेंटर लेवल पर करते हैं, ये स्टेट लेवल पर करते हैं, ठीक है। और ये तय करते हैं कि भाई एयर पोल्यूशन जो है उनके एरिया में खास करके जो है नहीं बढ़े, कंट्रोल हो, ठीक है। एयर क्वालिटी का स्टैंडर्ड है जो है उसको जो है ग्रो प्रोटेक्ट किया जाए,
यही सब जो है उसका पर्पज होता है। गॉट इट? समझ में आया सभी को? एक थम्स अप मिला है, मतलब एक को समझ में आया। चलो ठीक है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। हंटिंग अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो हंटिंग का मतलब मैंने बताया था किलिंग करना, ठीक है, ट्रैपिंग करना, या आपका जो है पॉइजन किसी जानवर को खिला देना, या उनके नेस्ट जो है घोंसला उसको जो है डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, या उनका जो एग है उसको जो है डैमेज करना, या किसी जानवर को इंजरी करना, ठीक है, या स्नैरिंग करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हंटिंग के अंदर कवर किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग, मतलब ये तो बता ही दिया ना प्रोहिबिशन, ये जो हंटिंग है वो प्रोहिबिशन किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है कि आप हंटिंग नहीं कर सकते। खास करके फर्स्ट शेड्यूल में जो भी जानवर हैं वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आते हैं, ठीक है, मतलब वो जो है हमारे पास बहुत कम आबादी में रह गया है, ठीक है। तो अगर आप उसका जान लेते हो तो वो ज्यादा पनिशेबल है, ठीक है। तो ये सब जो है आपका इसमें आ गया। इसके बाद अगला है, देखिए ज्वाइंट बोर्ड अंडर वाटर एक्ट। ज्वाइंट बोर्ड क्या होता है? ज्वाइंट बोर्ड एस्टैब्लिश अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट आर फॉर्म्ड थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कॉन्टिजियस स्टेट और बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर कॉन्टिजियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। तो ज्वाइंट बोर्ड देखो स्टेट का है, किसी स्टेट के अंदर पोल्यूशन हुआ है तो वो कौन बोर्ड देखेगा? स्टेट बोर्ड। कहीं पे सेंट्रल लेवल पर कहीं पे पोल्यूशन हुआ है वो कौन देखेगा? सेंट्रल बोर्ड। अब दो स्टेट के बीच में अगर कोई मसला है, ठीक है, या मान के चलिए कोई टेरिटरी है जो छोटा छोटा है, तो हर टेरिटरी में तो आप नहीं बना सकते ना, हर टेरिटरी में आप बोर्ड नहीं बना सकते। बोर्ड का जो फंक्शन है बहुत बड़ा है। जैसे मान के चलिए मैं एग्जांपल बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट, हर स्टेट में सुप्रीम कोर्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है। तो हमने सबसे ऊपर उनको रखा, फिर हमने हर स्टेट में एक एक जो है हाई कोर्ट बनाया, बराबर। तो जहां पे मान के चलिए ये क्या बोलते हैं, कोई छोटा स्टेट है, ठीक है, या कोई टेरिटरी है, तो वहां पे ये जो है स्टेट बोर्ड जो है काम करेगा। तो कितना काम करेगा? उनका फंक्शन बड़ा है, आपने स्टेट छोटा दे दिया है तो कैसे होगा? तो जहां पे स्टेट छोटा छोटा हो या दो तीन स्टेट मिलकर जो है बोर्ड का गठन करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है, और वो बोर्ड तीनों स्टेट को रेगुलेट करेगा। या कोई यूनियन है, यूनियन गवर्नमेंट किसी टेरिटरी के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज करके समझौता करके जो है एक बोर्ड का स्थापन कर सकता है। तो वो ये होता है ज्वाइंट बोर्ड, मतलब मिल के काम करेंगे वो। हर स्टेट का बोर्ड अपना अपना काम करता है, लेकिन हर स्टेट अगर चाहे तो ज्वाइंट बोर्ड बना सकते हैं। और जैसे हरियाणा और दिल्ली है, जैसे हरियाणा और दिल्ली है, ठीक है, दोनों नजदीक में हो, चाहे तो ज्वाइंट बोर्ड बना सकते हैं। उसके लिए कोई रूल नहीं है। इसमें बताया गया है कि अगर दो स्टेट आपस में कनेक्टेड है और वो चाहते हैं कि ज्वाइंट बोर्ड बना के मिल के काम करे पोल्यूशन के लिए, तो बना सकते हैं। मिल के काम करने में क्या जाता है, ठीक है। तो यही है आपका ज्वाइंट बोर्ड। इसके बाद अगला केस है आपका, ये ले लेते हैं लास्ट, स्टार मार्केट में ताज ट्रेपेजियम केस, ठीक है। ये हमारा लास्ट था स्टार मार्क में। इसके बाद हम चलेंगे सिचुएशनल में। तो देखिए ताज ट्रेपेजियम केस क्या था आपका, इधर गया यार, एक सेकेंड है। ताज ट्रेपेजियम केस जो है, हाँ देखिए 16 नंबर का सवाल है, मैंने भेजा था लिख के उसमें। ये देखिए ताज ट्रेपेजियम केस ऑल्सो नोन एज एमसी मेहता वर्सेस यूनियन, ठीक है। केस देखिए क्या केस क्या है, ये देखिए एमसी मेहता फाइल्ड अ पीआईएल अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब के खिलाफ, एंड अदर रेजिंग कंसर्न deteriorative condition of the Taj Mahal to air pollution. The white marble of the Taj Mahal had started to turn yellow due to, ठीक है। MC Mehta argued that various industries operating around the Taj Mahal, including hazardous chemical industry, which is major source of pollution causing harm to monument,
ठीक है। MC मेहता आपको पता है कि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट था। उन्होंने देखा कि ताजमहल के इर्द गिर्द जो है बहुत सारा इंडस्ट्रियल जो है डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री है जो केमिकल जो है निकलता है उसके फैक्ट्री से, ठीक है। जिसके कारण ताजमहल जैसा खूबसूरत मोन्यूमेंट का जो व्हाइट मार्बल था वो येलो पड़ने लगा, ठीक है। तो इसी बात को लेके वो सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई ऐसे में तो हमारे जो मोन्यूमेंट है वो जो है पूरा वो हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन वेरियस रिपोर्ट, उन्होंने कि भाई ताजमहल का अभी कंडीशन क्या है, क्या वहां पे ऐसा सही में हो रहा है। तो सारा रिपोर्ट का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट का जो है संज्ञान लिया, ठीक है। उन्होंने रिपोर्ट को जो है एनालाइज किया, अदर मटेरियल भी उन्होंने देखा, ठीक है। इसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, द कोर्ट हेल्ड दैट इंडस्ट्री इन द ताज ट्रपेजियम वर एक्टिव कंट्रीब्यूटर टू एयर पोल्यूशन in the area. The court recognized the environmental threat posed to the Taj Mahal and need to immediate and effective measure to protect the monument. Court further direct to relocation of polluting industry. ठीक है। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो इंडस्ट्रियल जो वहां पे इंडस्ट्री वगैरह है वो मेन जो है कंट्रीब्यूटर है एयर पोल्यूशन का उस एरिया में, ठीक है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे में तो ताजमहल का जो है ताजमहल जैसे मोन्यूमेंट है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए जो है इमीडिएट और इफेक्टिव मेजर्स को अपनाना चाहिए। और कोर्ट ने ये भी ऑर्डर पारित किया कि उस जो भी इंडस्ट्री है वहां पे जो हजार्डस सब्सटेंस निकालते हैं उसको जो है रीलोकेट किया जाए। यहाँ तक में किसी को मसला है, डाउट है? देखो 2 मार्क्स वाले स्टार वाले मैंने सारे कर दिए, 6 मार्क्स वाले हमने स्टार वाले सारे कर दिए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सिचुएशनल पर। सिचुएशनल के बाद हम लोग ये सीजे सर का जो है सवाल कवर कर लेंगे, हो जाएगा, हमारे पास टाइम है अभी, ठीक है। देखिए किधर गया अपना सिचुएशनल सवाल, एक सेकंड। वैसे हम लोगों ने ना, आप लोगों को अगर याद हो, भुलक्कर ना हो तो, हम लोगों ने जो 2-3 दिन लेक्चर किया था फैमिली लॉ से पहले, हम लोगों ने लॉन्ग आंसर भी कवर कर लिया था और सिचुएशनल भी कवर किए थे हम लोग, ठीक है। लेकिन आप लोगों को याद ही नहीं रहता तो क्या बोले हम लोग। द रेसिडेंट ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी used to suffer from stench and stink caused by open drains and effluent from alcohol plant flowing into the streets, ठीक है। कोई अल्कोहल प्लांट था, उसका जो है वेस्ट मटेरियल रोड पे, स्ट्रीट पर जो है फ्लो हो रहा था। कुछ ऐसे ओपन ड्रेन थे जिससे बहुत खतरनाक बदबू वगैरह सब जो है बाहर आ रहा था, जिससे वहां के जो रेसिडेंशियल थे वो सफर कर रहे थे, ठीक है। मसला ये है, define the type of nuisance that is applicable to the above situational problem। तो ऊपर का जो न्यूसेंस है, क्योंकि वो न्यूसेंस स्ट्रीट पे हुआ है, रोड पे हुआ है, बराबर, तो उससे कौन लोग प्रभावित होंगे? पब्लिक। तो ये कौन सा न्यूसेंस हो जाएगा? पब्लिक न्यूसेंस। तो सवाल पहला था कि ये न्यूसेंस कौन सा होगा, तो कौन सा होगा न्यूसेंस? पब्लिक न्यूसेंस। दूसरा है advise the resident of the municipality about the legal remedy they can seek against the alcohol plant, ठीक है। अल्कोहल प्लांट जिसने लगाने का परमिशन दिया वो कौन होगा? बीएमसी होगा, उनके ही परमिशन से लगा होगा ना, बराबर। अगर वहां पे रोड पे ओपन ड्रेन है, वहां पे कुछ स्टिंक हो रहा है, ठीक है, तो इसको केयर टेकर करने का काम किसका है? बीएमसी का है, बराबर। तो इसके यहाँ पे आपके पास क्या क्या लीगल रेमेडी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे उसके पास 4 लीगल रेमेडी है। पहला है कि वो PIL फाइल कर दे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, पहला रेमेडी। दूसरा है कि वो क्रिमिनल कंप्लेन फाइल करे सेक्शन 290 IPC में, ठीक है। पब्लिक न्यूसेंस को डिफाइन किया गया था ना, BNS में कौन से सेक्शन में था? शायद 280 में था ना, ऐसा ही कुछ है, मैंने भेजा है यार आप लोगों को, देख लेना एक बार। हाँ, तो ये तो आप क्रिमिनल कंप्लेन फाइल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सेक्शन ना याद रहे तो आप पब्लिक न्यूसेंस के बारे में तो बता ही सकते हो,
तो बोलना बीएनएस के ये बीएनएस के अंदर पब्लिक न्यूसेंस के लिए हम जो है क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है आप सिविल सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है, किसके ऊपर? उस क्या बोलते हैं उसको, जो अल्कोहल फैक्ट्री के ऊपर, कि वो फिलहाल जो भी उसका जो न्यूसेंस है, जो भी उसका वेस्ट मटेरियल रोड पे आ रहा है, उसको इंजंक्ट किया जाए, रोका जाए। ठीक है, तो आप सिविल केस में इंजंक्शन फाइल कर सकते हो। चौथा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है वो, तो आप जो है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 रेमेडी उसके पास है। दूसरा सिचुएशनल है, मिस्टर ए स्टैब्लिश्ड एन इलेक्ट्रॉनिक फ्लोर मिल एडजेसेंट टू मिस्टर बीज हाउस। ठीक है, मिस्टर ए है वो इलेक्ट्रिक फ्लोर मिल स्थापित करता है। ठीक है, कहाँ पे? मिस्टर बी के घर के जस्ट बाजू में। The running of the mill produced such nuisance, noise and vibration that Mr. B and his family did not get peace during the day and as well as at the night. ठीक है, वो जो चक्की, उसको चक्की बोलते हैं ना, आटा चक्की, उस आटे चक्की के जो आवाज है घर 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 का, तो उससे ना मिस्टर बी और उसके फैमिली वाले न दिन में शांति पा रहे हैं न रात में। अब सवाल आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन द एक्शन दैट कैन बी टेकन अगेंस्ट मिस्टर ए। कौन कौन से एक्शन आप ले सकते हैं यहाँ पे वो आटा चक्की वाले के खिलाफ? ठीक है, तो सबसे पहला है, देखिए, इन दिस सिनेरियो मिस्टर एज इलेक्ट्रॉनिक फ्लोर मिल लोकेटेड एडजेसेंट टू मिस्टर बीज रेसिडेंट जनरेट, ये तो कहानी ही बता रहा है, आगे बढ़ते देखो। देखिए, मिस्टर बी कैन परस्यू सेवरल लीगल एवेन्यूज टू एड्रेस द न्यूसेंस कॉज्ड बाय मिस्टर ए एज फ्लोर मिल। ठीक है, क्या क्या कर सकता है? तो पब्लिक न्यूसेंस का केस कर सकता है उसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकता है? इसके बाद आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हो स्टेट बोर्ड में कि इस तरीके से जो है वो नॉइज पोल्यूशन फैला रहा है। तीसरा, आप बीएनएसएस में मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो डायरेक्ट कि ये पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है। ठीक है, और नॉइज पोल्यूशन रूल के अंदर भी ये दिया गया है कि अगर कोई ऐसा नॉइज करता है जो वैलिड डेसिबल से, ठीक है, ज्यादा है, तो ये भी पनिशेबल ऑफेंस है। तो आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जा सकते हो नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। ठीक है, समझ में आया है? हाँ, अगला इसी में दूसरा सवाल क्या था? 4 इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ये बोल रहा है कि कोई 4 इम्पैक्ट बताइए जिससे नॉइज पोल्यूशन, मतलब एक्सप्लेन एनी 4 इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बीइंग। हाँ, तो वही वही हियरिंग लॉस वाला, बहरा हो जाएगा, स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी होगा, कार्डियोवैस्कुलर इशू होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक आ सकता है। तो यही सब जो है मेन वो है इम्पैक्ट। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन के। समझ में आया? हाँ, अगला सवाल है आपका, ए ग्रुप ऑफ इलीगल हंटर्स इंटर्ड ए सेंचुरी कैरिंग weapons, matchbox, kerosene, etc. They succeeded in trapping one wild animal. ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, 4-5 आदमी का झुंड है जो कि किसी सेंचुरी में जाता है। ठीक है, और इलीगली घुसता है वो, और क्या करने? हंटिंग करने, मतलब जानवर को मारने। वेपन लेके भी जाता है, माचिस बॉक्स भी लेके जाता है, और ज्वलनशील पदार्थ होता है केरोसिन, वो भी लेके जाता है, और वो एक जानवर को ट्रैप करने में सफल भी हो जाता है। ठीक है, ये आपकी स्टोरी हो गई। सवाल आपसे पूछ रहा है, वेदर कैरिंग वेपन्स, मैच बॉक्स, केरोसिन एंड इनटू अ सेंचुरी इज अलाउड, एक्सप्लेन द रीजन। क्या ये सारी चीजें, वेपन, मैच बॉक्स, केरोसिन, किसी सेंचुरी में लेके जाया जा सकता है? अलाउड है? नहीं। क्यों नहीं? रीजन भी पूछ रहा है, तो बता दीजिए रीजन। क्योंकि इस सारी चीजों से क्योंकि इस सब सारी चीजों से जानवरों को नुकसान पहुंच सकता है, हंटिंग किया जा सकता है, इसीलिए प्रिवेंट किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका इज कैरिंग वेपन मैच बॉक्स ये तो हो गया यार। दूसरा सवाल है आपका एक्शन दैट कैन बी टेकन अगेंस्ट हंटर। हंटर के खिलाफ कौन कौन से एक्शन लिए जा सकते हैं? तो सबसे पहला तो इमीडिएट अरेस्ट कर सकते हैं उसको, सेक्शन 50 में प्रावधान है वाइल्ड लाइफ के, ठीक है। इसके बाद उसके ऊपर से क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलेगा, उसके ऊपर 3 साल तक का जेल हो सकता है, 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, वो जो भी चीजें लेके गया होगा उसको फॉरफिट कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर उसके पास आर्म लाइसेंस होगा तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, बराबर। तो ये सारी चीजें जो है उस हंटर के खिलाफ लिए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टेन पाइपलाइन इन द हिंदुस्तान केमिकल प्रोडक्शन यूनिट बस्ट ओपन एट मिडनाइट, ठीक है। हिंदुस्तान केमिकल प्रोडक्शन कंपनी है एक, ठीक है। उसके यूनिट में ना एक पाइपलाइन जो है फट जाता है, ठीक है, रात को, बिकॉज ऑफ विच हजार्डस केमिकल लीक्ड आउट, ठीक है। तो जिसके कारण जो है हजार्डस केमिकल बाहर लीक हो जाता है, कॉजिंग ग्रेट डैमेज टू द पीपल रिसाइडिंग इन द एरिया, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है। सवाल आपसे पूछ रहा है डज द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी अप्लाई टू द अबव प्रॉब्लम, एक्सप्लेन। क्या लगता है अप्लाई होगा? यस होगा। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था ओलियम गैस लीक, सेम टू सेम यही फैक्ट है उसका, ठीक है। स्टोरी तो सेम ही है ना थोड़ा बहुत, बराबर। तो ये हो गया आपका कि हाँ ये जो है यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई यहाँ पे एमसी मेहता का केस था एक, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी हजार्डस एक्टिविटी जहाँ होता है तो उसकी गलती हो या ना हो, ठीक है, जिम्मेदारी उसकी 100% रहेगी। तो यही है एब्सोल्यूट लायबिलिटी, इसीलिए एब्सोल्यूट लायबिलिटी यहाँ पे अप्लाई होगा। दूसरा सवाल है राइट द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द अबव प्रॉब्लम वेयर द जुडिशियल एक्टिविज्म इज रिफ्लेक्टेड। तो क्या है केस लॉ का नाम? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विच इज ऑल्सो नोन एज ओलियम गैस लीक केस। अंडरस्टूड? समझ में आया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है the municipal body of town ABC and the town council have failed to build a proper sewer and drainage system for a society, ठीक है। This has led to accumulation of filth and human excrement causing an unhealthy environment for the resident, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक म्यूनिसिपल बॉडी है किसी टाउन का, टाउन का नाम है एबीसी, ठीक है। टाउन काउंसिल जो है वो फेल हो जाता है प्रॉपर सीवर और ड्रेनेज को सिस्टम को सही करने में, कहाँ का? हाउसिंग सोसाइटी का, जिसके कारण वो जो ड्रेनेज वगैरह का जो गंदगी होता है ना वो बाहर आ जाता है, जिससे अनहेल्दी इन्वायरमेंट बन जाता है रेसिडेंट्स का। सवाल आपसे पूछ रहा है हाउ कैन द रेसिडेंट यूज द प्रोविजन ऑफ आईपीसी सीआरपीसी फॉर लीगल रिड्रेसल। कैसे जा सकते हैं आईपीसी और सीआरपीसी में? तो हमें यहाँ पे पूछा जाएगा बीएनएस और बीएनएसएस में, ठीक है। तो आपको बताया था मैंने कि बीएनएस में क्या बताया गया है, बीएनएस में बताया गया है पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है, जिससे इंसान के हेल्थ को नुकसान पहुंचे। तो यहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस हुआ है पहली बात, ठीक है। दूसरा कि भाई पब्लिक न्यूसेंस का ऑफेंस किया है तो उसका पनिशमेंट भी उसको मिलेगा, ठीक है। तो उसके पनिशमेंट के लिए भी प्रावधान है किसमें? बीएनएस में। बीएनएसएस में क्या है? तो बीएनएसएस में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करने का ऑर्डर पास करे, ठीक है। अगर अथॉरिटी वो पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव नहीं कर पाता है, ऑर्डर को डिसोबे करता है, तो उसके लिए भी मजिस्ट्रेट को जो है पावर है कि उसको जो है पनिशमेंट दे सकता है। समझ में आया? और तीसरा लीगल एक्शन क्या कर सकता है? तो रेसिडेंट जो है आपका पीआईएल डाल सकता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ इस तरीके से रेसिडेंशियल लोग जो हैं प्रभावित हो रहे हैं, हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो आप जो है हमारा पीआईएल एक्सेप्ट करें। तो ये 3 चीजें जो है उनके पास लीगल रिड्रेसल है। अगला सवाल बोल रहा है कि भाई लैंडमार्क केस बताइए जिसमें ऐसा कोई सीन रहा हो। तो आप लोगों को पता है कि एक रेसिडेंशियल वाला केस था ना यार, सेम
अभी मुझे याद नहीं आ रहा यार। ऐसा सेम एक केस था जिसमें कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो जो इन्वायरमेंट है, सेफ इन्वायरमेंट उसका अधिकार है। मैं बताता हूँ, हाँ, एक सेकंड दे दो। उसका नाम क्या था? मैंने भेजा है क्या? एक सेकंड। हाँ, रतलाम केस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये रतलाम केस, रतलाम केस वाला जो म्यूनिसिपल काउंसिल रतलाम था ना, वर्सेज वर्दी चंद एंड अदर। इसमें क्या था, ओपन ड्रेन जो है ओपन हो गया था, बराबर, जिससे पोल्यूशन पूरा फैल रहा था। तो रेसिडेंशियल वहां के जो थे उनको प्रॉब्लम हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने, ये लोग गए, ठीक है, और बोला कि उन्होंने भाई ऐसा ऐसा सीन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द म्यूनिसिपैलिटी कुड बी कंपेल्ड टू फुलफिल इट्स ड्यूटी एंड टू एड्रेस सैनिटेशन इशू एंड प्रिवेंट पब्लिक न्यूसेंसेस। The case established environmental right as a fundamental aspect of human right। ठीक है, बराबर बोला है कैरोलिनाडो ने। रतलाम म्यूनिसिपल केस का भी आप जिक्र कर सकते हो, ठीक है, सेम स्टोरी है। इसमें भी ड्रेनेज ओपन हुआ था, यहाँ पे भी ड्रेनेज ओपन हो गया था। समझ में आया? किधर गया यार पेज, एक सेकंड। हाँ 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 हाँ, हो गया ये। अभी हमारा अगला सवाल है, किधर गया, ये हो गया, म्यूनिसिपल बॉडी वाला हो गया, ठीक है। अभी हाँ, नेक्स्ट है आपका, इसमें दूसरा सवाल पूछ रहा था कि लैंडमार्क जजमेंट बताइए, ठीक है। तो आप रतलाम केस वाला जजमेंट यहाँ पे आराम से ले सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है आपका, The state government has issued a notification declaring an area as reserve forest, ठीक है। स्टेट जो है एक एरिया किया रिजर्व फॉरेस्ट। दिस एरिया इज इनहेबिटेड बाय इंडिजिनस ट्राइब्स, ठीक है, किसी ट्राइब्स का जो है वहां पे रहना सहना रहा है। द ट्राइब्स क्लेम दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूस, ठीक है, जो भी जो एरिया था वहां पे जो भी प्रोड्यूस हो रहा था उसी से वो लिवलीहुड का जो है कर रहे थे। कौन? इंडिजेनस ट्राइब्स, ठीक है। उनका मानना था कि इसमें जो भी जीव जंतु, ये पेड़ पौधे हैं, उससे हम लोग जड़ी बूटी बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, और उसी से हमारा जीवन यापन चलता है। The government, on the other hand, states that they will be given alternative employment and right to plant for medical purpose but will not be entitled to the forest produce, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए, हम आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग से देंगे, व्यवस्था करेंगे आपका, ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस से लाभ नहीं ले सकते, ठीक है। सवाल पहला है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट? कितने टाइप का फॉरेस्ट होता है? क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट, इसके बाद है विलेज फॉरेस्ट, इसके बाद है प्राइवेट फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये चार टाइप के फॉरेस्ट होते हैं फॉरेस्ट एक्ट के अंदर। अगला सवाल पूछ रहा है, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन द ट्राइब्स फाइल अ रिट पिटिशन? किस ग्राउंड पे रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं वो ट्राइब लोग, ठीक है। तो ट्राइब लोग फाइल कर सकते हैं वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के आधार पर, ठीक है, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट के आधार पर, फेलियर टू फॉलो ड्यू प्रोसेस के आधार पर, और लैक ऑफ रिहेबिलिटेशन मेजर के आधार पर, ठीक है, कि भाई हमारा लिवलीहुड का अधिकार है ना अंडर आर्टिकल 21, बराबर, तो हमारा जो है अधिकार वो छीना जा रहा है। नेचुरल रिसोर्स पर हमारा भी अधिकार है अंडर आर्टिकल 91A, तो वो भी हमारा डिनाई किया जा रहा है कि आप नेचुरल रिसोर्स को यूज नहीं कर सकते। तो हमारा फंडामेंटल राइट यहाँ वायलेट हो रहा है, तो हम जा सकते हैं।
दूसरा है नॉन रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट। फॉरेस्ट एक्ट जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें शेड्यूल ट्राइब के लिए राइट दिए गए हैं, ठीक है, कि वो लोग, क्योंकि जो आदिवासी लोग होते हैं वो जंगल में ही रहते हैं, तो उनका राइट तो उस पर होना ही चाहिए ना। वो उनके राइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो इसके लिए भी वो जा सकते हैं। तीसरा है फेलियर टू फॉलो ड्यू प्रोसेस। न उनको नोटिस दिया गया, न उनको बताया गया कि खाली करो, यहाँ पे ये बनेगा वो बनेगा। अचानक से आप सर्वे करा के आपने डिक्लेयर कर दिया, तो आपने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, तो इसके कारण भी आप जा सकते हैं। और चौथा है लैक ऑफ रिहेबिलिटेशन मीजर, ठीक है, आपने रिहैब करने के लिए पूरा व्यवस्था ही नहीं किया, न उनके रिसोर्सेज दिए, न उनको जो है दूसरा जगह स्थान दिए, न उनको जो है सेम वो दिए, फैसिलिटी दिए, तो आप कैसे अचानक से उसको हटा दोगे? रिहैब का पूरा देना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट पावर प्रोजेक्ट टू मीट द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है थर्मल पावर प्रोजेक्ट को जो है स्टैब्लिश करता है, क्यों? ताकि सिटी में जो इलेक्ट्रिसिटी की जो आपूर्ति है उसको कवर किया जाए, ठीक है, दिया जाए सभी को। During the environmental impact assessment, it was reported that the ash content of the air will increase, but within the scientifically prescribed standard. The village where the thermal power plant was set up would get subsidized electricity. After a few years, the cotton crop yield dropped as the soil quality was unfit for growing cotton, ठीक है। जो जहाँ पे वो थर्मल पावर प्लांट लगाया गया, वहाँ के मतलब कुछ सालों के बाद ना वहाँ पे जो कॉटन ग्रो किया गया, ठीक है, तो वो अनफिट पाया गया। कॉटन ग्रो करने के लिए वो जो लैंड था उसकी क्वालिटी को अनफिट माना गया, ठीक है, ड्यू टू थर्मल पावर का वो जो हुआ होगा सर। सवाल पूछ रहा है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सवाल अलग पूछ दिया है, तो आपको घबराना नहीं है। सवाल ये पूछा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। इसका इस सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूछा जा रहा है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने बताया था, क्या बताया था कि कल के आने वाले पीढ़ी के लिए भी हमें कुछ बचा के रखना है, ठीक है, हम उस तरीके से आज के सामान का उपयोग करें, तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा है स्टेट द फेजेस ऑफ द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस फॉलोड इन इंडिया। इंडिया में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को फॉलो किया कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मैंने बताया था, इसके अंदर जो है सेंटर लेवल पे भी अथॉरिटी काम करती है और स्टेट लेवल पर भी काम करता है, ठीक है। स्टेट लेवल के जो अथॉरिटी होते हैं उनको बोलते हैं स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट अथॉरिटी, ठीक है, और सेंटर लेवल पे रहता है तो सेंट्रल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये पहले क्या करते हैं, ये अथॉरिटी पहले डिटरमाइन करते हैं कि भाई ये फलाना प्रोजेक्ट, ठीक है, ये इससे पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है इन्वायरमेंट पर, ठीक है। तो हम पहले स्क्रीनिंग करते हैं उसका, ठीक है, एक मतलब मापदंड बनाते हैं कि इसका असर कितना होने वाला है, स्क्रीनिंग कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो है जो भी उससे इश्यू अराइज होगा, ठीक है, तो उसको एड्रेस कैसे किया जाएगा वो करते हैं, स्कोपिंग का बोलते हैं उसको। तीसरा है बेसलाइन डेटा कलेक्शन, फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि उससे जो मतलब इन्वायरमेंट हार्म होने वाला है या नहीं हार्म होने वाला है, कितना हार्म होने वाला है, ये सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, कि हम ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो कितना सिग्निफिकेंट है, वो उस प्रोजेक्ट का जरूरत कितना है और उससे जो है नुकसान कितना होने वाला है इन्वायरमेंट को, ठीक है। इसके बाद है मिटिगेटिंग मेजर purposes measure to avoid minimize and offset adverse environmental impact, ठीक है। तो आपको मिटिगेटिंग मेजर्स लेना पड़ेगा, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे वो रेत गिरेगा, बालू बोलते हैं ना उसको, जिससे घर बनाया जाता है, तो वो गिरेगा तो पूरा पोल्यूशन फैलेगा, इधर उधर उड़ेगा। तो आप ऐसा करो पहले उसको सील कर दो उस एरिया को पूरा, तो वहां से बाहर नहीं जा पाएगा, बराबर। तो ऐसा है, तो अगर आपको कहीं पे भी मेजर अपनाना है तो उसको वहां पे उस प्रोजेक्ट के आसपास पूरा घेराबंदी कर दो ताकि इन्वायरमेंट को ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो,
ठीक है। इसके बाद जो है पब्लिक कंसल्टेशन किया जाएगा, स्टेक होल्डर से पूछा जाएगा कि भाई क्या लगता है आपको कितना नुकसान होने वाला है। इसके बाद जो है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है, डिसीजन लिया जाता है और फिर उसको जो है मॉनिटर करके अप्रूवल दिया जाता है। यही है आपका फेजेस कि कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग होता है, देखा जाता है कि उसका पोटेंशियल हार्म इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे कितना होने वाला है। ठीक है। अगला सवाल है आपका, ए नंबर ऑफ टेनरीज वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर। ये भी केस है, मेरे हिसाब से तो बहुत सारा केस से ही पूछा गया है यार। ये याद है आपको, गंगा केस है, गंगा रिवर वाला केस है। देखो, ए नंबर ऑफ टेनरी वर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, they were discharging trade effluent without primary treatment. The water in the river became polluted and unfit for human consumption. A writ petition was filed against the owner of tannery, ठीक है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड म्यूनिसिपल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज द ऑफेंस दैट द टेनरीज हैव कमिटेड एंड व्हाट इज द पेनल्टी फॉर द ऑफेंस। ठीक है, तो ये जो ऑफेंस किया है वो ऑफेंस किया है कि भाई आपने ट्रेड एफ्लुएंट को गंगा रिवर में बिना कंसेंट के, बराबर, आप नहीं डाल सकते, लेकिन आपने बिना कंसेंट के डाल दिया, तो ये आपने अपराध किया, तो ये हो गया ऑफेंस। इसका पनिशमेंट क्या दिया है, तो इसका पनिशमेंट दिया है 1 साल से 1.5 साल से 6 साल तक का जेल हो सकता है और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑफेंस क्या किया, बिना कंसेंट के उसने रिवर में ट्रेड एफ्लुएंट जाने दिया जो कि प्रोहिबिटेड था, और दूसरा क्या था कि भाई उसको जो है पनिशमेंट क्या मिलेगा, 1.5 साल से 6 साल तक का जेल और 1 लाख तक का जुर्माना। ठीक है, अगर वो कंटिन्यू किया होगा तो 5,000 रुपए पर डे। अब ये किस केस से लिया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। दूसरा सवाल, साइट लैंडमार्क केस बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हैविंग सिमिलर फैक्ट। सेम फैक्ट है किस केस का, गंगा रिवर केस, जिसको बोला जाता है एमसी मेहता वर्सेस ये यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ठीक है, इसमें भी टेनरी का पानी जो है गंगा नदी में जाता था, तो एमसी मेहता ने कहा कि गंगा नदी हमारा स्पिरिचुअल रिवर भी है। ठीक है, और दूसरी बात कि वो जो है मतलब पोल्यूशन करना, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करने के बराबर है, बराबर। और ये फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगा दिया। ठीक है, तो ये है आपका एमसी मेहता का केस, जिसको गंगा रिवर केस भी कहा जाता है। नेक्स्ट सिचुएशनल है आपका, मिस्टर एक्स हैज बीन throwing his household waste on the adjoining plot of the land near his house। ठीक है, मिस्टर एक्स जो है throwing his household मतलब घर का कोई भी सामान जो होगा ना वेस्ट, वो जो है हाँ, मतलब ये तो कि कोई उसके घर के से जुड़ा हुआ कोई एडजॉइनिंग प्लॉट है, ठीक है, लैंड का, वहां पे डाल देता है। दिस हैज लेड टू फॉल्ट ओडोर, इंक्रीज इन फ्लाइज एंड इंसेक्ट इन दी कॉलोनी। ठीक है, जिसके कारण बहुत गंदा बदबू आ रहा था और बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, इंसेक्ट, वो भी उस पे आ गया था। ठीक है, The other member of the society want to legal action against Mr. X। ठीक है, वहां के जो रेसिडेंशियल लोग हैं वो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहता है मिस्टर एक्स के ऊपर। सवाल पूछ रहा है, व्हाट लीगल रेमेडी आर अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो सबसे पहला क्या है, सिविल रेमेडी है, इंजंक्शन ले सकता है। दूसरा क्रिमिनल रेमेडी है, बीएनएस में जाइए, ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस का केस कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप बीएनएसएस में जा सकते हैं, आप सीधा बोलो मजिस्ट्रेट को कि भाई यहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस हुआ है, आप हटवाइए। अगर ऑर्डर करता है मजिस्ट्रेट, नहीं हटाता है वो, तो मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, बराबर। इसके बाद जो है आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं स्टेट बोर्ड में कि ये बंदा यहाँ पे पोल्यूशन फैलाया है। तो ये अब तो आम हो गया ना, समझ में आ रहा है ना, पनिशमेंट और ऑफेंस। ठीक है ना, इसके बाद क्या, फीस का मालूम नहीं यार, डिपेंड करता है आप वकील कौन सा हायर करते हो। एक वकील 10,000 में भी फेल करा देता है,
नहीं 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 नहीं, एक वकील 10,000 में भी बेल करा देगा और एक वकील कपिल सिब्बल जैसा 10-10 लाख रुपए लेगा और कराएगा वो भी बेल ही। तो डिपेंड करता है वकील के ऊपर। बाकी किसी भी एप्लीकेशन फाइल करने का कोई प्रिस्क्राइब वो ये नहीं है अमाउंट। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया आपका। इसके बाद दूसरा बोल रहा है पॉसिबल कोर्ट रेमेडी फॉर द रेसिडेंट। तो कोर्ट जो है क्या क्या रेमेडी दे सकता है उसको। तो कोर्ट इंजंक्शन लगा सकता है, ठीक है, कि भाई आप किसी तरीके से आप जो है वो नहीं कर सकते, न्यूसेंस नहीं फैला सकते। इसके बाद जो है वो सोसाइटी वाले को डैमेजेस दिला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो अबेटमेंट के लिए उसके ऊपर जो है एक्शन लिया जा सकता है। बोलेगा कि भाई तूने कचरा फैला है, तू ही उसको हटा। ये हो सकता है, तो ये कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, XYZ इंडस्ट्री एम्प्लॉयज 800 वर्कमैन। It has got the consent from the State Pollution Control Board to establish and operate the industry, but the environmental clearance from the Ministry of Environment is still under process. ठीक है, the emission from the industry are within the prescribed standard. The residents have gone to court pleading that the industry is operating illegally. ठीक है, XYZ इंडस्ट्री है, उसके अंदर 800 वर्कर काम करते हैं, ठीक है। उसने स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन, स्टेट बोर्ड से परमिशन लिया है, ठीक है, उसको ऑपरेट करने के लिए। लेकिन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस अभी तक उसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से नहीं मिला है, ठीक है। अब जो दी एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री आर विद इन दी प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी के अंदर जो है वो बंदा, वो जो कंपनी है, वो जो इंडस्ट्री है, उसका जो एमिशन है वो एकदम लिमिटेड है, मतलब जितना स्टैंडर्ड बोला गया है उसी के अंदर है। तो ठीक है ना। अभी बोल रहा है कि रेसिडेंशियल जो है वहां के वो चाहते हैं कि कोर्ट में केस करें, ठीक है, क्योंकि इसने इलीगली ऑपरेटिंग किया है। तो सवाल यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। तो ये तो मैंने पहले बता दिया, ये सवाल थोड़ा हट के पूछा है। दूसरा बोल रहा है विच प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ शुड द कोर्ट यूज इन डिसाइडिंग दिस केस। कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करेगा कोर्ट, ठीक है, इस केस में। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है अप्लाई करेगा, ठीक है, कि भाई आप जो है वैसे तो अभी तक सारा आपने जो है क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड के अंदर ही काम किया है। फैक्ट में देखें ना हम कि उसने अभी तक स्टैंडर्ड को फॉलो किया है, बराबर। तो सुप्रीम कोर्ट अचानक से थोड़ी बोल देगा कि बंद करो बिना नुकसान हुए किसी को, बराबर। तो कोर्ट बोलेगा कि भाई आप प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का वो करो, ठीक है, प्रिकॉशन लो, और मतलब जो है कभी ऐसा ना हो कुछ, इसका भी ख्याल रखो, ठीक है। तो मोटा मोटी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का जो है यहाँ पे सिद्धांत अप्लाई होगा। और अगर केस लॉ पूछेगा तो आप जो है बता सकते हो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को जो है अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the state government has declared an area as reserve forest. Mr. X enters the forest every day to pick up herbs that are used in tribal medicine. On one such trip, he is attacked by a tiger. He kills the tiger and escapes. अरे बाप रे, बहुत डाउटफुल सवाल है। ये देखो, एक स्टेट गवर्नमेंट है जो रिजर्व फॉरेस्ट को, एक फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करता है, ठीक है। मिस्टर एक्स है वो जो है मतलब उस फॉरेस्ट में जो है डेली जाता है, ठीक है, कुछ वहां से मेडिसिन लाने, जो ट्राइबल मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑन वन सच ट्रिप ही इज अटैक्ड बाय अ टाइगर। एक बार ऐसे ही वो जा रहा था, तो उसके ऊपर टाइगर ने अटैक कर दिया। ही किल्स द टाइगर एंड एस्केप्स। उसने टाइगर को मार दिया और वहां से फरार हो गया। सवाल आपसे पूछ रहा है व्हाट क्राइम्स हैज मिस्टर एक्स कमिटेड। कौन सा क्राइम उसने, सुनो 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 सुनो, एक्सक्यूज, अरे पहले सुन लो मेरी बात, मैं पढ़ा रहा हूँ
आप लोग आपस में यार सुनो, यहाँ पे पहला सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट क्राइम्स हैज मिस्टर एक्स कमिटेड। तो यहाँ पे उसने वायलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किया है, ठीक है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट क्या बोलता है कि आप हंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्राइमा फेसी उसने हंटिंग किया है, उसने टाइगर को मार दिया, तो उसने एक वायलेशन कर दिया, बराबर। दूसरा उसने ट्रेसपासिंग किया है, रिजर्व फॉरेस्ट में बिना परमिशन आपको जाने की अनुमति नहीं है, आप गए तो आपने दूसरा अपराध किया। पहला अपराध हंटिंग का किया, दूसरा अपराध ट्रेसपासिंग का किया, तो यहाँ पे आपने दो अपराध किए। अगला सवाल है, व्हाट आर द डिफेंस अवेलेबल टू मिस्टर एक्स, कौन सा डिफेंस वो ले सकता है, अब सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ले सकता है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि भाई किसी को इमीडिएट थ्रेट हो, ठीक है, अगर मैं उसको ना मारूं तो वो मुझे मार देगा, तब आप उसको मार सकते हो, ठीक है। तो ये डिफेंस वो ले सकता है, लेकिन उस डिफेंस को प्रूव करना पड़ेगा उसको कोर्ट में कि भाई उसको कैसे टाइगर मार, अगर उसके ऊपर टाइगर ने अटैक किया तो कैसे उसको लगा कि वो टाइगर उसको खा ही जाएगा, टाइगर तो बच्चा था, कैसे उसको मार देता, या अगर जोर से झटकता तो टाइगर का बच्चा उधर जाके गिरता। एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो उसको जो है कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि भाई इस तरीके से हमारे ऊपर इमीडिएट थ्रेट था, ठीक है, इसीलिए मैंने जो है उस थ्रेट को रोकने के लिए हमने बंदूक चलाई और उस बंदूक से वो मारा गया, ठीक है। तो आपको डिफेंस उसको मिलेगा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि जानवर का अधिकार इंसान के अधिकार से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइवेट डिफेंस उसको मिलेगा, लेकिन उसको साबित करना पड़ेगा कि टाइगर उसके जीवन को कैसे थ्रेट पहुंचा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब तीन ही बचा है, फटाफट। एक्स वाई जेड रेसिडेंशियल कॉलोनी वॉज सेलिब्रेटेड न्यू ईयर ईव, ठीक है, न्यू ईयर ईव ऑन द बिल्डिंग टेरिस, ठीक है, एक्स वाई जेड कॉलोनी था, ठीक है। वहां के लोग जो है न्यू ईयर का इवनिंग पार्टी मना रहे थे, कहाँ पे, बिल्डिंग के टेरिस पे। दे प्लेड म्यूजिक टिल 11 PM, वो जो है रात के 11 बजे तक म्यूजिक चला रहे थे, ये सवाल आ सकता है। द रेसिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग बिल्डिंग आर नॉट एबल टू स्लीप, ठीक है, उनके जो करीबी बिल्डिंग वाले थे, उसी के बाजू वाले, वो सोने में उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वो रात को 11 बजे तक डीजे बजा रहे थे, ठीक है। टू whom कैन द रेसिडेंट मेक एन ऑफिशियल कंप्लेंट, किसके पास जाके वो जो है कंप्लेन कर सकते हैं, तो लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया जा सकता है, ठीक है, लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया जा सकता है। दूसरा, वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कंप्लेन कर सकते हैं। तीसरा, वो मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन कर सकते हैं। और चौथा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में वो कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्या था, व्हाट इज द ऑफेंस एंड पनिशमेंट फॉर द एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय बिल्डिंग एक्स वाई जेड, यहाँ पे जो बिल्डिंग एक्स वाई जेड ने कृत्य किया है उसके लिए कौन सा मतलब जो है ऑफेंस होगा और पनिशमेंट क्या होगा उसके लिए। तो उन्होंने जो है नॉइज पोल्यूशन कारित किया है, बराबर, पब्लिक न्यूसेंस हुआ है ना, उससे लोग वहां सो नहीं पाए, तो ये अपराध होगा पब्लिक न्यूसेंस का, ठीक है। और पब्लिक न्यूसेंस के लिए पनिशमेंट क्या है, पब्लिक न्यूसेंस के लिए पनिशमेंट है, देखिए, फाइन्स कैन रेंज 1 लाख, 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और सीजर ऑफ इक्विपमेंट, अगर आपने डीजे वीजे बजाया था तो डीजे वगैरह सीज कर लिया जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी को, ठीक है। अभी अगला सवाल है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर नेबर, ए बी जो है दोनों पड़ोसी है। मिस्टर ए कॉन्स्टिट्यूटेड ए चिमनी विद इट्स होल्ड प्रोजेक्टिंग टुवर्ड मिस्टर बीज साइड ऑन द ईस्ट वेस्ट, ठीक है। मिस्टर बी कंप्लेंड दैट द स्मोक एंड फ्यूम्स फ्रॉम द चिमनी वर कॉज इंजरी टू हिज हेल्थ एंड डिस्कम्फर्ट इन द एंजॉयमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ठीक है। ए और बी पड़ोसी हैं, ठीक है। ए जो है एक चिमनी को स्थापित करता है, एस्टैब्लिश करता है, ठीक है, जिसका जो चिमनी का जो मुंह होता है वो बी के घर के साइड के तरफ से रहता है, ठीक है, जिससे वो जो है स्मोक और फ्यूम्स निकलता है ना, तो बी को जो है बहुत नुकसान हो रहा है, उसके हेल्थ को जो है नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसके प्रॉपर्टी के तरफ उसने मुंह घुमा दिया, उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है। सवाल पूछ रहा है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ न्यूसेंस, न्यूसेंस के टाइप पूछ रहे हैं आपसे,
तो न्यूसेंस के टाइप कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइवेट न्यूसेंस, दूसरा होता है पब्लिक न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस का मतलब क्या है कि किसी इंडिविजुअल को आपसे परेशानी हो रहा है, तो इस केस में जो है इंडिविजुअल कौन है? मिस्टर बी है। तो सिर्फ मिस्टर बी के घर के सामने वो घुमाया है ना, तो मिस्टर बी को न्यूसेंस हो रहा है, तो यहाँ पे न्यूसेंस जो होगा वो प्राइवेट न्यूसेंस होगा। ठीक है, पहली बात। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा था कि न्यूसेंस को डिफाइन करिए और कितने टाइप होता है वो बताइए। तो न्यूसेंस का मतलब क्या है? किसी के एंजॉयमेंट में आप किसी भी तरीके से इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है, तो इसको बोला जाता है न्यूसेंस। न्यूसेंस 2 तरीके का होता है, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। पब्लिकली अगर आपने पब्लिक एट लार्ज को आपने नुकसान पहुंचाया है तो वो पब्लिक न्यूसेंस, किसी इंडिविजुअल को आपने परेशान किया है तो वो होता है प्राइवेट न्यूसेंस। ये हो गया आपका फर्स्ट। दूसरा सवाल है, एडवाइस मिस्टर बी ऑन व्हाट लीगल रेमेडी ही कैन सीक अगेंस्ट मिस्टर ए। ये बोल रहा है मिस्टर बी कौन सा लीगल रेमेडी ले सकता है मिस्टर ए के अगेंस्ट। ठीक है, तो लीगल रेमेडी वो सिविल में जा सकता है, इंजंक्शन फाइल कर सकता है, ठीक है, क्रिमिनल में जा सकता है, पब्लिक न्यूसेंस का केस फाइल कर सकता है, ठीक है, और अगर उसको जाना है तो वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। तो मोर और लेस यही कंप्लेन, यही ऑफेंस, यही जो है पनिशमेंट इसके अंदर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स इस्टेब्लिश एन इलेक्ट्रिक फ्लोर मिल। ये तो पहले भी हो गया था, हम दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है, फ्लोर मिल वाला। दूसरा है आपका, एक ग्रुप ऑफ हंटर इंटर्ड इनटू सेंचुरी। ये मैंने बताया था कि वेपन लेके घुसा था, ठीक है। अगला है, मिस्टर अमर प्लान्स टू सेट अप अ क्वेरी ऑन लैंड डिक्लेयर्ड ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, मिस्टर अमर जो है वो सोच रहा है कि ये क्वारी को जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पर वो करें, सेटअप करें, ठीक है। सवाल पूछ रहा है, स्टेट द एक्टिविटी प्रोहिबिटेड इन द प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या क्या प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो देखिए, एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड इन प्रोटेक्टेड एरिया, पहला है फ्रेश क्लियरिंग, सेटिंग फायर, ट्रेस पासिंग, ग्रेजिंग, टिम्बर डैमेज, ट्री डैमेज, क्वायरिंग, कलेक्शन, लैंड क्लियरिंग, ये सब जो है आपका वहां पे प्रोहिबिटेड है। तो ये जो किया वो प्रोहिबिटेड था, ठीक है। दूसरा सवाल था, कैन मिस्टर अमर बी अलाउड और ग्रांटेड परमिशन टू सेट अ फैक्ट्री ऑन लैंड डिक्लेयर्ड ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज पर फॉरेस्ट एक्ट। आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का अधिकार दिया जाएगा? क्या लगता है आपको? द स्टेट गवर्नमेंट में प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज सच एज क्वायरिंग, ये तो हो गया। इसके बाद है, स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो प्रोहिबिट ब्रेकिंग और क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन, बिल्डिंग हार्डलैंड एंड ये देयरफॉर मिस्टर ए कैन नॉट सेट अप ए क्वायरी इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, तो मिस्टर ए जो है फॉरेस्ट में वो प्लांट जो लगाना चाहता था वो नहीं लगा सकता। ये आपका हो गया सिचुएशनल क्वेश्चन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इधर गए हम लोग, अपना ये सीजे सर वाला, ठीक है। क्योंकि हमने हमारा इंपॉर्टेंट 30 करा था, जिसने नहीं देखा होगा हमारे यूट्यूब पे जाना, लॉन्ग आंसर डायल करना, ठीक है, एनवायरनमेंट का आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। अभी सीजे सर का हमने बोला था डील करेंगे हम, फटाफट एक बार उनका लेके, अभी हमारे पास 15 मिनट है, खत्म कर देंगे, ठीक है। सीजे सर का देखो, सीजे सर का भी जो भी है ना वो हम लोग कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि उनका सारा सवाल नया है, लेकिन वो कुछ ऐसे सवाल लेते हैं जो बार बार नहीं पूछा है, और मैं स्टार मार्क में वो सवाल लेता हूं जो बार बार पूछा है, ठीक है, फर्क यही है इनका। देखिए, पहला सवाल है, वेरियस प्रोविजन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू एनवायरमेंट लॉ, ठीक है। तो हाँ, तो आपको बताया था आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, बराबर। करेक्ट। 48A में क्या है? गवर्नमेंट को ड्यूटी दिया गया है। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, पहला करेक्ट कर, ये मेरे भी इंपॉर्टेंट 50 में डील किया गया है, ठीक है।
तो ये इनडायरेक्टली है, वो डायरेक्टली कहाँ वो कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं इम्पोर्टेंट, हाँ वो तो है, आपने जो बोला ना वो इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट को टच कर रहा है। हाँ नहीं होगा। हाँ तो आप लोग, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, लेकिन अगर किसी एग्जामिनर को लगेगा कि ये कुछ एक्स्ट्रा हो गया है तो ये भी। हम्म, तो कनेक्ट करके लिख सकते हो आप, चलेगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक, तो ठीक है ठीक है, तो देखिए, तो मोटा मोटी आपको आर्टिकल 21 तो याद ही रखना है, 48A याद रखना है, और 51AG याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होगा। पेज भरने के चक्कर में मान नेसेसरी, ये आपको पता है कि आर्टिकल 14 इन्वायरमेंट को टच कर रहा है, एग्जामिनर को नहीं लगेगा तो काट भी देगा वो, भरने के लिए तो आर्टिकल 14 को आपके, हाँ तो कैसे आप बताएंगे कि इन्वायरमेंट से कनेक्ट है आर्टिकल 14। वो इक्वालिटी से कैसे कंपेयर हो रहा है मैडम। ठीक है ठीक है, लेकिन नहीं, मेरे कहने का मतलब है कुछ लिखते लिखते में कुछ ऐसा मत लिख देना कि एग्जामिनर को लगे कि ये तो यार ये तो आगे ही हो गया ज्यादा। ठीक है, तो जो मेजर है वो लिखना और आपको जस्टिफाई कर देना कि उस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या क्या था जिससे वो इन्वायरमेंट को टच कर रहा है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि किधर से भी वो इन्वायरमेंट को टच कर रहा है। ठीक है, जाने दो आप लोग। हाँ लिख सकते, हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम लोग इधर ही रह जाएंगे। हाँ 10 मिनट है मेरे पास। अगला सवाल है, सैलिएंट फीचर ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। सैलिएंट फीचर का मैंने ग्रुप में जो 22 बना के भेजा था, आप लोग देखोगे तो उसमें मैंने सैलिएंट फीचर भेजा है। देखिए क्या है सैलिएंट फीचर, एक सेकंड। हाँ देखिए, इधर गया, सैलिएंट फीचर ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। नहीं ये तो ऑब्जेक्टिव लिखा है यार मैंने, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट इन्वायरमेंट, नहीं साइलेंट फीचर का भी मैंने बनाया है। एक सेकंड, हाँ मेरे इम्पोर्टेंट 50 में होगा यार, मेरा पेज भाग गया। एक सेकंड, एक सेकंड, इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट 50। कोई मेरे इन्वायरमेंट वाले में 50 में देखो कौन से नंबर पे सवाल है। ये साइलेंट फीचर होगा किधर, मैंने तो बनाया है मुझे याद। 5 नंबर में ऑब्जेक्टिव बताया है यार, ऑब्जेक्टिव है वो, फीचर्स नहीं है। सैलियन फीचर होगा कहीं, मुझे याद है थोड़ा बहुत। सैलियन फीचर 40 है। फर्स्ट तो ग्लोबल वार्मिंग है यार। अरे छोड़ो यार, मेरे 13 मार्क्स वाले में होगा, रुक जाओ बस एक सेकंड, रुक जाओ बस एक सेकंड। मेरे में ना एक सेकंड ना, मेरी एक सेकंड, 33। हाँ देखो है ना, राइट सैलिएंट फीचर ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो क्या क्या है, दिस लेजिस्लेशन एम्पावर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद क्या है फीचर इसका, सेटिंग स्टैंडर्ड।
ठीक है, हाउ एंड व्हाट एक्सटेंट परमिट पोल्यूशन इन एयर वाटर एंड नॉइज एंड सॉइल। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, इशूइंग डायरेक्शन टू द लोअर अथॉरिटी। ठीक है, इसके बाद क्या है, मैनेजिंग हजार्डस सब्सटेंसेस। ठीक है, इसके बाद क्या है, और एनी टाइप्स ऑफ वायलेशन द एक्ट आउटलाइन पेनल्टी इंक्लूडिंग फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। तो ये सब क्या है, ये सब सैलिएंट फीचर है। हाँ 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 हाँ, देखो किसी भी एक्ट में क्या क्या आपने पढ़ा है, वो सारा फीचर है उसका।